Hello, my dear student. Welcome again in Career Infinity Classes. Myself is अविनाश शर्मा और हम पढ़ रहे थे बायोटेक्नोलॉजी। तो बच्चों, आज हम लोग इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए बायोटेक्नोलॉजी के बारे में और भी डिटेल में समझते हैं। बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था कि ये एक कैंची की तरह काम करता है। इसको हम लोगों ने मॉलिक्यूलर सीजर भी बोला था। क्या बोला था? मॉलिक्यूलर सीजर। ये करता क्या है? ये हमारे डबल स्टैंडर्ड डीएनए को ये कट कर देता है। अब देखो बच्चों, ये दो तरीके से कट कर सकता है। या तो ये कट करेगा इस एंड से। अगर ये इस एंड से कट करेगा तो इसको बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? एक्सोन्यूक्लियस। तो ये हमारे किसी काम का नहीं होगा। और अगर ये किसी पर्टिकुलर बीचों बीच से काट रहा है, पर्टिकुलर पॉइंट से काट रहा है, बीचों बीच से काट रहा है, तो इसको बोलते हैं एंडोन्यूक्लियस। तो बच्चों, दो प्रकार का होता है, एक एक्सोन्यूक्लियस और एक एंडोन्यूक्लियस। और इसको एंडोन्यूक्लियस क्यों बोला गया? एक तो अंदर से काट रहा है। और न्यूक्लियस क्यों बोला गया? क्योंकि न्यूक्लिक एसिड को काट रहा है। न्यूक्लिक एसिड का नाम क्या है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये इसको कट कर रहा है। तो हमारे काम का कौन सा है बच्चों? एंडोन्यूक्लियस की एक्सोन्यूक्लियस? तो एंडोन्यूक्लियस। इसीलिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में जो हमारा है वो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को मॉलिक्यूलर सीजर तो कहते हैं बच्चों, लेकिन इसकी खोज जो है ना वो बड़ी आश्चर्यजनक थी। इसकी जो खोज हुई वो कैसे हुई एक्चुअली में, आइए मैं आपको समझाता हूँ। ये है एक बैक्टीरिया। बच्चों, यू नो वेरी वेल कि बैक्टीरिया पैरासाइट होते हैं, लेकिन आपको पता है कि बैक्टीरिया के ऊपर भी कुछ पैरासाइट्स पाए जाते हैं। इनको बोलते हैं हम लोग बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक कौन करता है? बैक्टीरियोफेज। ये इसका खुद का न्यूक्लिक एसिड है, सर्कुलर। ये इसका न्यूक्लिक एसिड है। जब ये इस पे अटैक करेगा तो इसका न्यूक्लिक एसिड इसके अंदर आ जाएगा, यानी बैक्टीरियोफेज का न्यूक्लिक एसिड ये रहा, ये इसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। आपको पता है कि कैप्सिड बाहर नहीं आता है। वायरस के पास बाहर होता है कैप्सिड और अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल यानी न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड बैक्टीरिया के अंदर आ गया, लेकिन कैप्सिड बाहर ही रह गया। अब देखिए क्या होता है, ये तो मर जाएगा, बैक्टीरिया तो मर जाएगा इसकी वजह से। इसी वजह से गॉड ने इसको दो एंजाइम दे दिए। गॉड ने इसको दो एंजाइम दिए। अब कौन कौन से दो एंजाइम दिए? एक एंजाइम दे दिया मिथाइलेज, और दूसरा एंजाइम कौन सा दे दिया बच्चों? दूसरा एंजाइम दे दिया आरी। देखिए, आरी यानी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसको मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। अब देखिए क्या करता क्या है, मिथाइलेज से क्या करता है, ये अपने डीएनए को सुरक्षित कर लेता है। अपने डीएनए के चारों तरफ मिथाइल ग्रुप जोड़ देता है। मिथाइलेज का काम है बैक्टीरिया के खुद के डीएनए के चारों तरफ कौन सा ग्रुप जोड़ देना? मिथाइल ग्रुप जोड़ देना, जिससे इसका खुद का डीएनए प्रोटेक्टेड हो जाएगा। और आरई का उपयोग करके ये इसके डीएनए के टुकड़े टुकड़े कर देगा। इसके डीएनए के टुकड़े टुकड़े कर देगा। और आप बताओ, जीनोम किसी का जीनोम अगर टुकड़े टुकड़े हो गया तो क्या वो एक्सप्रेस हो पाएगा? नहीं एक्सप्रेस हो पाएगा। तो क्या बैक्टीरिया मरेगा? नहीं मरेगा। इस प्रकार बैक्टीरिया बच गया। इसीलिए देखिए ऊपर की थ्योरी में क्या लिखा हुआ है। ऊपर की थ्योरी में लिखा हुआ है, इन ईयर 1963 द टू एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज। दो एंजाइम खोजे गए। ठीक है, किसकी ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए? बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए। किस में खोजे गए? ई कोली नाम के बैक्टीरिया में, एस्क्रीचिया कोली नाम के बैक्टीरिया में। उसको हम लोग ने आइसोलेट कर लिया। एक का काम था मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देना, डीएनए के चारों तरफ मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देना, लेकिन किसके डीएनए के चारों तरफ? ई कोली के। ई कोली को बचाना है ना, ई कोली को बचाना है। तो ई कोली के डीएनए को क्या करना है? प्रोटेक्ट करने के लिए इसने मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया, मिथाइलेज ने। जबकि दूसरे वाले का काम था डीएनए को कट कर देना। किसके डीएनए को कट कर देना? देखो, इसके डीएनए को कट करना। ये किसका डीएनए है? बैक्टीरियोफेज का डीएनए है। और इसी बाद वाले जो एंजाइम का नाम था वो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, क्योंकि इसने रेस्ट्रिक्ट किया। किसको रेस्ट्रिक्ट किया? ग्रोथ को। किसकी ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट किया? बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को। ठीक है ना? कैसे रेस्ट्रिक्ट किया? बाई कटिंग द न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम द इनसाइड की आउटसाइड? इनसाइड। दैट इज वाई नोन एज
restriction endonuclease. Is it clear to all of you? देखो, जो आरई होता है ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए को काटता है। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए को स्पेसिफिक पोजीशन से काटेगा। इन स्पेसिफिक पोजीशन को हम लोग अभी एक नाम देंगे, जिससे क्या होता है, ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है। ठीक है, देखिए आरई की डिस्कवरी कैसे हुई। टर्म आरई जो था वो फेज लैम्डा, देखिए अभी मैं बता रहा था ना कि बैक्टीरियोफेज की स्टडी पे हुआ था, तो कौन सा बैक्टीरियोफेज? लैम्डा बैक्टीरियोफेज। तो लैम्डा बैक्टीरियोफेज पे जब स्टडी कर रहे थे तभी आरई एंजाइम की का शब्द सामने आया। ठीक है, फिर 1960 में हमने आर्बर और मेसल्सन आर्बर और मेसल्सन ने क्या किया, स्टडी किया। किसका स्टडी किया? एक आरी का, लेकिन वो आरी फर्स्ट टाइप का था। ये फर्स्ट टाइप का आरी क्या होता है? आरी एक्चुअली 3 कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन ये आरी हमारे किसी काम का नहीं था, और वैसे भी इसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, इस पर स्टडी किया गया। किसने स्टडी किया? तो 1960 में आर्बर और मेसल्सन ने। एक्चुअली में रियली में 1970 में स्मिथ और कैली और विलकॉक्स, स्मिथ, कैली और विलकॉक्स ने, इन्होंने सेकंड टाइप का आरी खोजा, यानी आरी सेकंड टाइप का, जिसका नाम था हिंड सेकंड, क्योंकि इसको निकाला गया था हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से। तो नाम पड़ा हीमोफिलस से एच आया है और आई एन से इन्फ्लुएंजी, तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से। मतलब बताइए, पहली बार जो स्टडी किया गया था वो टाइप 1 था, लेकिन वो हमारे किसी काम का नहीं था, बायोटेक्नोलॉजिकली वो वर्थलेस है। क्यों, आपको आगे बताता हूँ। जबकि पहली बार जो फर्स्ट रियली आइसोलेटेड और करेक्टराइज था वो 1970 में खोजा गया था स्मिथ, कैली और विलकॉक्स ने। उसका नाम था हिंड सेकेंड, इसीलिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि फर्स्ट डिस्कवर्ड आरी इज हिंड सेकेंड। और देखिए, इसके लिए नोबेल प्राइज 1978 में मिला। किसको किसको मिला? नोबेल प्राइज मिला था फिजियोलॉजी और मेडिसिन में। नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन किसको मिला? आर्बर, नाथन और स्मिथ को। आर्बर, नाथन और स्मिथ को। ये क्वेश्चन कई बार पुटअप किया जा चुका है, याद रखिएगा। तो फर्स्ट डिस्कवर्ड आरी इज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। देखिए, मैं आपको बता रहा था कि आरी को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को बैक्टीरिया से निकाला गया है, और ये क्या करता है, ये फॉरेन डीएनए को कट कर देता है स्पेसिफिक पोजीशन से। इसके कितने कैटेगरीज हैं? 3। सबसे पहले टाइप 1, उसके बाद टाइप 2, और सबसे लास्ट में टाइप 3। देखिए, टाइप 1 जो होता है ये रैंडम साइड से काट देता है, ये डीएनए को कट करता है रैंडम साइड से। अब रैंडम साइड से काट देता है तो फिक्स पोजीशन से काटेगा नहीं, तो हमारे लिए बेकार होगा। ये सरफिरा है, सरफिरा है तो क्या करेगा, इसका सर फिर जाता है काटते समय, तो ये कट करना होता है कहीं और, कट कर देता है कहीं और, इसलिए ये हमारे लिए बेकार है। इसी तरह टाइप 3 के साथ भी क्या होता है, ये भी सरफिरा है, ये भी रैंडम जो है ना, रैंडम साइड से काट देता है, इसलिए ये भी हमारे किसी काम का नहीं है। देखिए, लिटरली जो टाइप 2 होता है ये जहाँ से पहचानता है वहीं से काटता है, ये जहाँ से पहचानता है वहीं से काटता है, यानी क्लीवेज द डीएनए विद इन द रिकॉग्निशन साइट। तो ये सरफिरा नहीं है, यानी ये बहुत इंटेलिजेंट है। इसीलिए हम लोग इंटेलिजेंट व्यक्ति का उपयोग करते हैं अपने काम में, या मूर्ख व्यक्ति का उपयोग करते हैं इंटेलिजेंट। तो टाइप सेकंड इज मोस्ट इंटेलिजेंट, क्योंकि ये जहाँ से पहचानता है वहीं से कट करता है। दैट इज वाई टाइप 2 इज द मोस्ट यूज्ड आरी इन बायोटेक्नोलॉजी। देखिए, पहला जो आरी है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, उसका नाम है हिंड सेकेंड। पहला जो डिस्कवर्ड आरी था उसका नाम था हिंड सेकेंड, हुज फंक्शनिंग डिपेंडेंट ऑन द स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस was isolated and characterized 5 year later। देखिए, ये जब खोजा गया था तो उसके बाद इसका फंक्शन जो था वो हमको पता चला 5 साल बाद। यानी खोजा जब गया था तो उसका फंक्शन टोटली हमको पता नहीं था। इसका फंक्शन जो था वो हमको लगभग पता चला कब? 5 years later इट वॉज फाउंड, ऐसा पाया गया कि हिंड सेकेंड हमेशा कट करता है डीएनए को पर्टिकुलर पॉइंट से कट करता है। कहाँ से कट करता है? जहाँ से उसको पहचानता है। और ये कितने बेस के सीक्वेंस को पहचानता है? 6 बेस पेयर के सीक्वेंस को पहचानता है, याद रखना, 6 बेस पेयर के सीक्वेंस को पहचानता है। दिस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन एज रिकॉग्निशन साइट। जिसको ये पहचानता है उसको बोलते हैं रिकॉग्निशन साइट। कितने बेस पेयर का बना होता है? 6 बेस पेयर का बना होता है, याद रखिएगा। हिंड सेकंड के अलावा आज तक हम लोगों ने 900 से भी ज़्यादा आरी डिस्कवर कर लिया है। ठीक है, उसको आइसोलेट कर लिया है। कितने स्टेन की हेल्प से? लगभग 230 स्टेन की हेल्प से। ठीक है, और इसका जितने भी आरी होते हैं
सब डिफरेंट डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंस को पहचानते हैं। जैसे मान लीजिए एक आर ई ए है, तो ये किसी और सीक्वेंस को पहचान रहा है, मान लो जी डबल ए डबल टी सी, ठीक है। तो ये जो बी वाला है, ये इस सीक्वेंस को नहीं पहचानेगा, ये किसी और सीक्वेंस को पहचानेगा। यानी जो भी आर ई होते हैं वो अपने पर्टिकुलर सीक्वेंस को ही पहचानते हैं और फिर उसको कट कर देते हैं, ठीक है ना, याद रखना। इसको नेमिंग कैसे देते हैं, आर ई की नेमिंग कैसे देते हैं, देखिए जो पहला लेटर आता है, फर्स्ट लेटर, जैसे मान लो हिंड सेकंड की ही बात करें, हिंड सेकंड, तो जो फर्स्ट लेटर होता है ये जिस जीनस से निकाला गया है उसका नाम दर्शाता है। जैसे मान लो फर्स्ट लेटर जीनस से आता है और कैपिटल लेटर में लिखते हैं, आगे दो लेटर जो होते हैं वो कैपिटल लेटर नहीं स्मॉल लेटर में लिखते हैं, ये आई एन, ये इसके स्पीसीज के नाम से आएगा, क्योंकि आपको पता है कि जीनस का नाम हमेशा कैपिटल लेटर में और स्पीसीज का हमेशा स्मॉल लेटर में लिखते हैं। इसीलिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के थ्रू इसका पहला जीनस का नाम आएगा, दूसरा स्पीसीज का आएगा, पहला लेटर जीनस को और आगे दो लेटर जो होते हैं जो छोटे स्मॉल केस में लिखे गए हैं वो आता है स्पीसीज के नाम से। देखो टू लेटर्स जो आगे के हैं वो आएंगे किससे, जिस प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरिया से निकाला गया है उसकी स्पीसीज के नाम से, ठीक है। और ये जो डी है ये नेम ऑफ द स्टेन है, दिस इज द नेम ऑफ स्टेन, इसका नाम स्टार्ट हुआ होगा डी से इसीलिए नाम पड़ गया इसका डी स्टेन। और सेकंड जो होता है ये ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन in which enzyme were isolated from that strain of bacteria, that strain of bacteria, ठीक है। तो ये देखिए ये ऑर्डर जिस स्टेन का उपयोग करके और जिस ऑर्डर में खोजा गया ये उसके ऑर्डर को दिखाता है। मान लो डी स्टेन का, डी स्टेन की हेल्प से पहली बार खोजा गया तो फर्स्ट हो जाएगा, रोमन वन आ जाएगा। डी स्टेन की हेल्प से अगर दूसरी बार खोजा गया सेकंड आ जाएगा, डी स्टेन की हेल्प से तीसरी बार इसको आइसोलेट किया गया तो थर्ड आ जाएगा। याद रखिएगा आइसोलेट करने की बात चल रही है, ठीक है। तो अगर मान लो डी स्टेन का उपयोग करके फर्स्ट टाइम आइसोलेट किया गया देन इट इज़ नोन एज रोमन वन, और अगर मान लो सेकेंड टाइम में आइसोलेट किया गया तो रोमन टू। तो देखो क्या लिखा हुआ है, जैसे ई सी ओ आर में ई आया एस्क्रीचिया से जो कि जीनस का नेम है, आगे के दो लेटर्स जो होते हैं इसकी स्पीसीज के से आते हैं सी ओ। आर वाई 13 इन स्टेन का नाम है, आर वाई 13 तो आर ले लिया गया, ठीक है। उसके बाद देखो लिखा है आर इज डिराइव फ्रॉम द स्टेन, स्टेन के नेम से लिया गया। रोमन नंबर क्या शो करता है, रोमन नंबर शो करता है फॉलोइंग द नेम इंडिकेट्स द ऑर्डर इन विच द एंजाइम वर आइसोलेटेड फ्रॉम दैट स्टेन ऑफ बैक्टीरिया, मतलब उस स्टेन का उपयोग करके ये किस ऑर्डर में मिला है, पहली बार में मिला तो रोमन वन लगाओ, दूसरी बार में मिला तो रोमन टू लगाओ, तीसरी बार में आइसोलेट हुआ तो रोमन थ्री लगाओ, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। देखो बच्चों रोमन नंबर क्या नहीं शो करता, वेरी वेरी आई एम पी, वेरी वेरी आई एम पी, याद रखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रोमन नंबर ये ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन शो करता है बच्चों, ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी नहीं, ध्यान देना मेरी बात, ये ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन शो करता है। देखो लिखा है रोमन नंबर डज नॉट इंडिकेट द ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, ये ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी नहीं शो करता है, ये शो करता है ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन ऑफ द आर ई फ्रॉम द पर्टिकुलर स्टेन ऑफ बैक्टीरिया, मतलब जिस स्टेन का उपयोग करके ये खोजा गया उसको नहीं शो करता है बल्कि आइसोलेट किया गया उसको शो करता है, खोज को ये नहीं दर्शाता है, ये आइसोलेशन को दर्शाता है। इसीलिए कुछ लोग पूछते हैं मुझसे कि हिंड फर्स्ट पहला डिस्कवर्ड क्यों नहीं है, पहला डिस्कवर्ड हिंड सेकंड क्यों है। एक्चुअली हिंड सेकंड पहली बार डिस्कवर किया गया था, आइसोलेट नहीं किया गया था। देखो हिंड सेकंड पहली बार डिस्कवर कर लिया गया था किसकी तुलना में, हिंड फर्स्ट की तुलना में। दैट्स वाई द फर्स्ट डिस्कवर्ड आरी जो है, फर्स्ट डिस्कवर्ड जो है हिंड सेकंड है, लेकिन फर्स्ट आइसोलेटेड जो होता है वो फर्स्ट हिंड फर्स्ट है। देखो बट हिंड फर्स्ट वाज फर्स्ट आइसोलेटेड, देखो पहली बार आइसोलेट कौन सा किया गया, फर्स्ट आइसोलेटेड इज हिंड फर्स्ट, क्योंकि देखो रोमन नंबर आइसोलेशन को दर्शाता है, ये देखो आइसोलेशन को दर्शा रहा है, जबकि फर्स्ट डिस्कवर्ड
फर्स्ट डिस्कवर्ड इज हिंड सेकेंड। देखो ये रोमन नंबर को नहीं दर्शाता है, रोमन नंबर को डिस्कवरी नहीं दर्शाता है, केवल आइसोलेशन दर्शाता है। देखो ये सेकेंड टाइम में आइसोलेट हुआ था इसीलिए सेकेंड वर्ड आया, ये डिस्कवरी को नहीं दर्शा रहा है। तो बताओ फर्स्ट डिस्कवर्ड आरी इज, फर्स्ट डिस्कवर्ड आरी इज हिंड सेकेंड, जबकि फर्स्ट आइसोलेटेड इज हिंड फर्स्ट। ठीक है, और रोमन नंबर क्या शो नहीं करता, तो ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी क्या शो करता है, तो ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और ये बहुत कंफ्यूजिंग है बच्चों, इसीलिए याद रखिएगा। लिखा हुआ है दैट्स वाई देयर इज सेकेंड इन द फर्स्ट डिस्कवर्ड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। यहाँ जो हिंड सेकेंड है ये फर्स्ट डिस्कवर्ड है, नॉट फर्स्ट आइसोलेटेड। आरी जो होता है ये बहुत बड़ी क्लास को बिलोंग करता है जिसका नाम होता है न्यूक्लियस। आरी जो होता है जिस क्लास के अंतर्गत आता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस, क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड को किल कर रहा वो कट कर रहा था, इसलिए इसको बोला गया न्यूक्लियस। और दो टाइप का होता है, मैंने आपको बताया था। अगर ये एंड से काटेगा किसी भी न्यूक्लिक एसिड को तो एक्सो न्यूक्लियस, और अगर ये बीच से काटेगा तो इसको बोलते हैं एंडो न्यूक्लियस। एक्सो न्यूक्लियस देखो क्या लिखा हुआ है, रिमूव्स द न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ द डीएनए, whereas endonuclease makes cut at specific position within the DNA। जब अंदर से काटेगा पर्टिकुलर पोजीशन से तब उसको एंडोन्यूक्लियस बोलेंगे। जब ये किनारे से काटेगा कहीं से भी तो बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर देगा जो हमारे किसी काम के नहीं होंगे, इसको बोलेंगे एक्सोन्यूक्लियस, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ईच आरी पहले आरी करता क्या है, मान लो ये डीएनए है, ये कोई भी आरी जो होता है ये पूरे डीएनए पर, डीएनए में डबल स्टैंडर्ड होता है, एक होता है 5' 3', एक होता है 3'5'। ये पहले पूरे लेंथ को इंस्पेक्ट करता है, पूरे लेंथ को जांचता है, ये इस पे चलेगा, यहाँ से यहाँ चलेगा, और जब चलेगा ना तो ये क्या जांचता चलेगा कि इसको किस पर्टिकुलर सीक्वेंस मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। और इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होते हैं बच्चों, जैसे ये देखो, इस नाम को ध्यान से देखना, नितिन। अब नितिन इधर से भी पढ़ो NITIN, इधर से भी पढ़ो तो दोनों तरफ सेम होता है। वैसे ही पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वो होते हैं जो 5' 3' पर और 3' 5' पर पढ़ने पर जिनकी रीडिंग सेम होगी। जैसे देखो GAATTC, ये मान लो 5' 3' वाला है, और ये मैं बना देता हूँ 3' 5' वाला, ये हो जाएगा C। अब जरा देखो GAATTC, इधर भी देखो GAATTC। अब समझ गए होंगे ना। चलो एक बताओ, ये 5', ये 3', ये 3', ये 5', क्या ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है? GCATCG। तो देखो इधर आना चाहिए था GCA, नहीं आ रहा है, तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस नहीं है। जबकि यहाँ देखो GAATTC आगे भी पढ़ने पे समान, पीछे भी पढ़ने पे समान। इसमें देखो GC, यहाँ देखो CG हो गया, वैसे ही गलत हो गया। तो याद रखिएगा ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को पहचानता है। पहले तो ये पूरी लेंथ को इंस्पेक्ट करता है, पहले आरी पूरी लेंथ के DNA सीक्वेंस को जांचता है। अगर इसे एक बार मिल गया, क्या मिल गया, रिकॉग्निशन सीक्वेंस, स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस, जिसको क्या बोला था, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ये जब स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस को जांच लेता है तो वहाँ बंध जाता है। बंधने के बाद वो दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स को काट देता है, यानी दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स को काट देता है। कहाँ से काटेगा, स्पेसिफिक पोजीशन से। और अगर ये आपको याद हो तो लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था, या तो स्टिकी एंड तैयार करता है और या फिर आपको ब्लंट एंड तैयार करके देता है, तो दोनों एंड होते हैं। ठीक है, अगर आपको याद हो तो इस तरीके से अगर कट किया था सामने सामने तो इसको बोल रहे थे ब्लंट एंड। स्टिकी एंड कैसा होता है बच्चों, L शेप में, ये देखो ऐसे, इस तरह का एंड तैयार करेगा तो उसको बोलते हैं स्टिकी एंड। कौन सा बेहतर था, स्टिकी एंड, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है जिससे ये आसानी से जुड़ सकता है, बॉन्ड फॉर्मेशन बड़ा आसान होगा, लाइगेज एंजाइम इस पर तेज़ी से एक्शन करेगा इसकी तुलना में। तो याद रखिएगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि इट विल बाइंड द डीएनए, ये डीएनए से बन जाएगा आरी, और कहाँ पर बंधेगा, दोनों स्ट्रैंड से बंधेगा, फिर उन्हें स्पेसिफिक पॉइंट से काट देगा। किसको काटता है, ये शुगर फास्फेट बैकबोन को कट करता है, याद रखना, शुगर फास्फेट बैकबोन को ये कट कर देगा, तभी तो न्यूक्लियोटाइड्स अलग हो जाएंगे। ईच आरी, हर एक आरी पहचान लेता है, किसको पहचान लेता है, स्पेसिफिक सीक्वेंस को। इस सीक्वेंस को हम लोग ने क्या नाम दिया था,
पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस या तो पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, पूरा नाम है पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, लेकिन शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस या रिकॉग्निशन सीक्वेंस। देखिए यहाँ बहुत बढ़िया एक एनसीईआरटी में फिगर दिया हुआ है, एक्शन ऑफ आरई। आरई क्या करता है, एक वेक्टर डीएनए ले लिया, वेक्टर डीएनए यानी प्लाज्मिड डीएनए, और एक फॉरेन डीएनए यानी डिजायर्ड डीएनए। एक वेक्टर डीएनए ले लिया और एक डिजायर्ड डीएनए ले लिया, दो डीएनए को हम लोग ने ले लिया, दोनों को हमने सेम आरई से काटा है। देखो सेम आरई से काटेंगे ECOR1, तभी तो दोनों के सीक्वेंसेस सेम होंगे। देखो ये काटता है GAATTC को, गटक सटक, GAATTC गटक, और सटक CTTAG, तो गटक सटक, तो इसको काटता है। और कहाँ से काटेगा, जी और ए के बीच हमेशा कट करेगा, जी और ए के बीच। इसमें भी देखो गटक सटक है, इसमें भी जी और ए के बीच काटेगा। सेम आरई इसीलिए लेते हैं ताकि उनकी जो सीक्वेंसेस हो वो सेम हो। अब बताओ कैसे एंड तैयार हो गया, स्टिकी एंड इसका भी तैयार हो गया, ये देखो एल शेप में, और स्टिकी एंड इसका भी तैयार हो गया। अब आप दोनों को जरा देखो, ये एरो क्या शो कर रहा है, येलो कलर का एरो क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि ए के सामने ये ए इस टी के कॉम्प्लीमेंट्री है, ये ए इस टी के कॉम्प्लीमेंट्री है, ये टी इस ए के कॉम्प्लीमेंट्री है, ये टी इसके कॉम्प्लीमेंट्री है। दोनों आराम से जुड़ जाएंगे, किसकी हेल्प से जुड़ेंगे, लाइगेज की हेल्प से जुड़ जाएंगे। और जब दो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म के डीएनए को आपस में जोड़ देते हैं, जैसे देखो रेड कलर वाला ब्लैक कलर से जोड़ दिया तो एक रेड और ब्लैक कलर वाला डीएनए नया बन गया। दिस डीएनए इज नोन एज RDNA, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम लोग होस्ट में डाल देते हैं ताकि ये डिजायर्ड करेक्टर एक्सप्रेस कर सके होस्ट के अंदर। मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था। लिखा है हमें कैसे पता, डू यू नो व्हाट पैलिंड्रोम्स आर, पैलिंड्रोम्स क्या होते हैं। तो देखो ये वही लेटर होते हैं जो दोनों तरफ से पढ़ने पर सेम हो, जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड पढ़ने पर सेम हो। जैसे देखो एक और शब्द है मैडम, इधर से पढ़ो MADAM, इधर से पढ़ो MADAM, ठीक है ना। मलयालम इधर से पढ़ो MALAYALAM, MALAYALAM, ये देखो दोनों तरफ से रीडिंग सेम आ रही है। इन्हीं को बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस या पैलिंड्रोम्स, जो कि जिनकी रीडिंग दोनों सेम होगी दोनों डायरेक्शन में। दोनों डायरेक्शन से मतलब है अब डीएनए के रिस्पेक्ट पे 5-3 में पढ़ने पर और 3 से 5 में पढ़ने पर रीडिंग सेम होगी। इधर से पढ़ो या इधर से पढ़ो सेम होगी। जैसे अभी आपको बताया था, ये देखो घटक, ये 5-3, ये 3-5, इधर से पढ़ो GAATTC, इधर से पढ़ो GAATTC। तो यार ये क्या हुआ, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है कि नहीं है, ठीक है। द पैलिंड्रोम्स इन द डीएनए सीक्वेंस ऑफ द बेस पेयर दैट रीड्स द सेम ऑन द बोथ स्ट्रैंड, यानी दोनों स्ट्रैंड्स पर पढ़ने पर रीडिंग सेम आएगी। व्हेन ओरिएंटेशन ऑफ द स्ट्रेन, ठीक है, जब हम लोग इसको ओरिएंटेड करेंगे तब ये बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ेगा। रोमन नंबर ऑफ द फॉलोइंग नेम द इंडिकेट द ऑर्डर इन विच द एंजाइम वर आइसोलेटेड फ्रॉम दैट ऑफ स्ट्रेन। तो रोमन नंबर क्या शो करता था, आपको पता है कि वो तो शो करता था ऑर्डर ऑफ द स्ट्रेन, ऑर्डर ऑफ द स्ट्रेन, ठीक है ना। जिस स्ट्रेन की हेल्प के ऑर्डर से खोजा गया, मान लो डी स्ट्रेन के फर्स्ट से खोजा, डी स्ट्रेन से पहली बार खोजा गया फर्स्ट, डी स्ट्रेन से दूसरी बार खोजा गया हिंट सेकेंड, डी स्ट्रेन से तीसरी बार खोजा गया हिंट थर्ड। और ये आपको पहले ही बता दिया कि आरई जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। ये हो गया है। देखिए एक एनसीईआरटी में बहुत अच्छा और फिगर दिया हुआ है, फॉरेन डीएनए, ये लिया फॉरेन डीएनए यानी डिजायर्ड डीएनए, और वेक्टर डीएनए यानी प्लाज्मिड डीएनए। अब दोनों को हम लोग ने किससे काटा, सेम आरई से कि डिफरेंट आरई से, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग द बोथ फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए एट स्पेसिफिक पॉइंट। मान लीजिए इसको कट कर दिया तो ये ऐसे अलग हो गया, इसको कट कर दिया तो उसके 3 टुकड़े मान लो बन गए, हम इसको नाम दे देते हैं ABC, ठीक है। अब मान लो कि B टुकड़ा यहाँ पे आसानी से जुड़ सकता है, B टुकड़े की जो वो है लेंथ, वो इतने जगह में फिट हो सकती है। तो ये देखो B टुकड़े को हम लोग ने यहाँ जोड़ दिया, ये देखो थोड़ा अलग कलर से दिख रहा है, B टुकड़े को हम लोग ने यहाँ से जोड़ दिया। अब आप बताओ ये वाला डीएनए और ये वाला डीएनए जब दोनों जुड़ गया तो ये कैसा डीएनए बन गया,
रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम लोग कहाँ डाल देते हैं, होस्ट के अंदर डाल देते हैं, ताकि वो अपनी मल्टीपल कॉपीज बना सके। और होस्ट के अंदर डाल देने की प्रक्रिया को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। बताइए, यदि किसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के अंदर डाल देंगे तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, क्या बोलेंगे, राइट, ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए, अब हमें चेक करना है कि ये प्रोजेनी सेल में पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। अब ये देखिए, दोनों प्रोजेनी सेल में पहुंच गया ये डीएनए, हमारा डीएनए दोनों प्रोजेनी सेल में पहुंच गया। मतलब आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो गया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब देखिए, डीएनए को आपने काट तो लिया था। अब डीएनए को काट काट तो लिया आपने, आर से अलग कैसे करोगे? तो क्या लिखा हुआ है, यू मे हैव रियलाइज दैट नॉर्मली अनलेस वन कट द वेक्टर, यदि कोई व्यक्ति वेक्टर डीएनए को काट ले, ठीक है, और सोर्स डीएनए यानी डिजायर डीएनए को काट ले, कैसे काटेगा, सेम आरी से, तो अब उसके बाद तभी तो वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सकता है। अगर सेम आरी से काटेगा तभी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा, अदरवाइज कैन नॉट बी क्रिएटेड, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। अगर सेम आरी नहीं होगा तो एक से ऐसा एंड तैयार हो जाएगा स्टिकी, और एक से ब्लंट एंड तैयार हो जाएगा। कैसे जोड़ पाओगे, इस दो डीएनए को जोड़ना संभव है नहीं है। और अगर दोनों स्टिकी एंड भी बच्चों तैयार होते हैं तो एक की रीडिंग अलग हो जाएगी, दूसरे की रीडिंग अलग हो जाएगी। ठीक है, एक घटक सटक को पहचान रहा है, एक किसी और को पहचान रहा है, कैसे आप जोड़ पाओगे? हमेशा सेम आरी से काटने से सेम रीडिंग मिलती है, जिससे इनके जुड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, अब ये जो कटे हुए डीएनए थे जिसको आरी ने कट कर दिया था, हम उसको कैसे सेपरेट करेंगे? तो देखिए क्या करते हैं, इसके लिए एक एपरेटस का उपयोग करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसमें एक एपरेटस का उपयोग करेंगे। एपरेटस का नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। क्या नाम है इसका? जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। इसमें करते क्या है, एक तरफ कैथोड लगा देते हैं, एक तरफ एनोड लगा देते हैं। देखिए, माइनस वाला कैथोड होता है, प्लस वाला एनोड होता है, और पावर सप्लाई दे देते हैं ताकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाए। यहाँ पे सैंपल को डालने के लिए कुछ गड्ढे होते हैं जिनको बोलते हैं वेल, कुएं, यानी कि वेल होते हैं। और इसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोफोरेटिक बेड। ये होता है इलेक्ट्रोफोरोसिस बेड, इसको बोलते हैं बेड। और इस बेड में भरा होता है एग्रोस जेल। एग्रोस जेल बच्चों आपको याद होगा, अगर अगर याद है, अगर 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 किससे निकालते थे, रेड एल्गी से। है क्या, म्यूकोपॉलीसेक्राइड, रेड एल्गी से निकालते थे। नाम क्या है, नाम है जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया। जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया से निकालते थे। ठीक है, यहाँ भर देते हैं हम लोग इस जेल को, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देते हैं। डीएनए को लोड कहाँ करेंगे, वेल से। डीएनए को लोड, डीएनए पे चार्ज कैसा होता है, निगेटिव। डीएनए पे निगेटिव चार्ज किसके कारण होता है, फॉस्फोरिक एसिड पर जो फॉस्फेट होता है उसके कारण। तो डीएनए पर निगेटिव चार्ज किसके कारण होता है, फॉस्फेट आयंस के कारण, याद रखिएगा। तो डीएनए जो होता है वो निगेटिव होता है, इसीलिए उसको कैथोड पर उपस्थित वेल पर लोड कर देते हैं। जब यहाँ पर लोड कर देंगे, ठीक है, कटा हुआ डीएनए जब यहाँ पे लोड कर देंगे तो फिर क्या होगा, जो हैवी वाला डीएनए होगा, जिसका जो बड़ा होगा, जो साइज में बड़ा होगा, वो उसकी स्पीड स्लो होगी, इसीलिए वो आपको यहाँ मिलेगा। और अगर आपको छोटा डीएनए चाहिए तो छोटे वाले की स्पीड ज़्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड में बड़े वाले डीएनए की स्पीड कम होती है, तो वो स्लोली स्लोली यहाँ से यहाँ जा पाएगा, तो पीछे रह जाएगा। जिसकी स्पीड ज़्यादा होती, देखो जो छोटा होगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, वो यहाँ पहले से पहुँच जाएगा। इसलिए देखो लिखा है, हाई मॉलिक्यूलर वेट वाला अगर आपको डीएनए चाहिए तो कहाँ से मिलेगा, कैथोड से। क्योंकि कैथोड, डीएनए पे निगेटिव चार्ज है, कैथोड पे भी निगेटिव चार्ज है, ये इसको रिपेल करेगा और एनोड उसको अट्रैक्ट करेगा। लेकिन ये किसको जल्दी अट्रैक्ट कर लेगा, छोटे वाले को। जिसका लो मॉलिक्यूलर वेट है उसको जल्दी एनोड अट्रैक्ट कर लेता है और कैथोड जल्दी ढकेल देता है, ठीक है। जबकि जो जिसका हाई मॉलिक्यूलर वेट है या जो बड़ा वाला है वो पीछे रह जाता है, वो कैथोड की तरफ रह जाता है। मतलब अगर वी आर इंटरेस्टेड इन द स्मॉल डीएनए तो हम कहाँ से लेंगे, नियर द एनोड। अगर हम लोगों को बड़ा डीएनए चाहिए तो हम कहाँ से लेंगे, नियर द कैथोड, ठीक है। अगर इंटरमीडिएट चाहिए तो बीच में लेंगे, ठीक है। और ये किस पर बेस्ड था, इसका सेपरेशन बेस्ड था चार्ज पर कि साइज पर कि दोनों पर? तो चार्ज पर भी बेस्ड था और साइज पर भी बेस्ड था। जितना छोटा होगा वो आपको कहाँ पे मिलेगा, एनोड पर। जितना बड़ा होगा आपको कहाँ पर मिलेगा, कैथोड पर। लोडिंग ऑफ डीएनए कहाँ पे करते हैं,
तो आप बताएंगे कैथोड से, यानी वेल कहाँ बनाए जाते हैं? कैथोड पे। क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि डीएनए पे निगेटिव चार्ज होता है, कैथोड उसको रिपेल करेगा और एनोड उसको अट्रैक्ट कर लेगा। जितना छोटा होगा उसको जल्दी अट्रैक्ट करेगा, जितना बड़ा होगा उसको देर में अट्रैक्ट करेगा। अच्छा, वैसे तो इसको किस पर बेस्ड था ये सेपरेशन? चार्ज पर कि साइज पर कि दोनों पर? तो दोनों पर बेस्ड था, लेकिन मेन होता है साइज। इन दोनों में भी सिंगल चॉइस करना हो तो साइज। जितना छोटा साइज होगा उसकी जो स्पीड होगी उतनी ज़्यादा होगी और नियर द एनोड वो जल्दी पहुंच जाएगा, और जितना बड़ा होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट उतना ज़्यादा होगा, वो एनोड पर बहुत देर में पहुंचेगा, मतलब कैथोड की तरफ पाया जाएगा। ठीक है। एक बात और है बच्चों, ये जो जेल होता है, अगर ये हम कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में ले लेंगे तो इसके बीच का जो इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस होता है, जो इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो कैसा होगा? वो कम होगा। कम होगा तो छोटे छोटे पीस के मिलने की संभावना ज़्यादा होगी। और अगर हम लोग डाइल्यूट ले लेते हैं तो इसके बीच का जो इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस है वो ज़्यादा हो जाएगा। वो ज़्यादा हो जाएगा तो हमको हमको बड़े पीसेस मिलने के चांसेस हैं। इफ़ वी आर इंटरेस्टेड इन द स्मॉल पीस ऑफ डीएनए then we have to take the concentrated agarose gel. If we are interested in the large piece of DNA then we have to take the dilute फॉर्म ऑफ द एग्रोस जेल। और ये एग्रोस जेल छन्नी की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? छन्नी की तरह, लाइक सीव, लाइक सीव, छन्नी। ठीक है बच्चों, अब आइए देखते हैं क्या है। पहले इतना पढ़ लेते हैं। सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। द कटिंग ऑफ डीएनए बाय द आरी। जब आरी से डीएनए को कट कर लिया तो उसके बाद डीएनए के टुकड़े टुकड़े हो गए। दीज फ्रेगमेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय द टेक्निक कॉल्ड एज जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। जेल क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें एग्रोस जेल भरा हुआ है। इलेक्ट्रोफोरोसिस क्यों बोला गया? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही चीज़ें छन पाएंगी, इसीलिए वर्ड बोला गया इलेक्ट्रोफोरोसिस। सिंस द डीएनए फ्रेगमेंट्स आर निगेटिवली चार्ज, डीएनए पर कैसा चार्ज होता है? निगेटिवली चार्ज। तो इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से। ठीक है। किस तरफ जाएगा ये एनोड की तरफ जाएगा। किसके तहत जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से जाएगा। और कैसे जाएगा? एक मीडियम द्वारा। मीडियम क्या होगा? एग्रोस जेल, जिसको मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। देखो लिखा है कॉमनली, मोस्ट कॉमनली यूज मैट्रिक्स इज एग्रोस। एग्रोस यानी अगर अगर, जो कि एक नेचुरल पॉलीमर है। क्या था? म्यूकोपॉलीसेक्राइड। म्यूकोपॉलीसेक्राइड यानी चिपचिपा होता है और पॉलीसेक्राइड होता है। किससे निकालते थे? सीवीड। सीवीड किसको बोलते हैं? रेड एल्गी, जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया से। अब डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट अकॉर्डिंग टू साइज। साइज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। चार्ज तो इंपॉर्टेंट था ही, लेकिन मैंने आपको क्या बोला था? सिंगल चॉइस हो तो आप साइज को ज़्यादा वो देंगे महत्व। ठीक है। और किस पर बेस्ड था? सीविंग इफेक्ट पर। सीविंग इफेक्ट दे कौन रहा था? छन्नी की तरह काम कौन कर रहा था? तो सीविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय एग्रोस जेल। एग्रोस जेल। हैंस स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज, जितना छोटा होगा उतना दूर चला जाएगा। किससे दूर चला जाएगा? कैथोड से। किसके करीब आ जाएगा? एनोड। देखो लिखा है सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुलाइज। अब पहले समझ लेते हैं। डीएनए सेपरेट कर लिया, लेकिन डीएनए विजिबल लाइट में देखा ही नहीं जा सकता, और नेकेड आई से तो बिल्कुल नहीं। ठीक है। विजिबल लाइट में नहीं देखा जा सकता, नेकेड आई से इसलिए नहीं देखा जा सकता क्योंकि जब तक डीएनए को स्टेन नहीं करोगे, कलर नहीं करोगे, तब तक आप इसको नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए आपको नॉर्मल लाइट नहीं, कौन सी लाइट चाहिए? यूवी लाइट। ये देखो, ये यूवी लैम्प्स हैं और ये पर्पल कलर के होते हैं, पर्पल और पिंक कलर के होते हैं। तो यूवी लाइट की हेल्प से आप इसको देख पाओगे। बताइए, जो डीएनए सेपरेट हो गया है जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस में, उसको देखने के लिए कौन सी लाइट का उपयोग करेंगे? यूवी लाइट का उपयोग करेंगे, क्योंकि विजिबल लाइट में डीएनए नहीं दिखता है। ठीक है। अब देखते हैं। और इसके लिए बिना कलर किए तो आप बिल्कुल नहीं देख सकते। कलर किससे करेंगे? देखो आप इस बॉटल पे क्या लिखा है? इथीडियम ब्रोमाइड। तो इथीडियम ब्रोमाइड से कलर करेंगे डीएनए को और फिर उसके बाद यूवी लाइट डालेंगे। जब आप उसको इथीडियम ब्रोमाइड से कलर कर दोगे और यूवी लाइट उस पर डालेंगे तो आपको देखो किस कलर का दिख रहा है। ये देखो डीएनए के फ्रेगमेंट सेपरेट हो चुके हैं। आपको ये किस कलर का दिख रहा है? देखो ये कलर कौन सा है? तो बता दे, ब्राइट ऑरेंज। तो ब्राइट ऑरेंज कलर के आपको दिखाई पड़ेंगे। बताओ, यूवी लाइट के बिना क्या डीएनए को देखना संभव है? नहीं। क्या बिना कलर किए देखना संभव है? नहीं। तो पहले कलर कर लो। कलर किससे करेंगे? इथीडियम ब्रोमाइड।
और फिर कौन सी लाइट डालेंगे, यूवी लाइट। फिर कैसा कलर आएगा, ब्राइट ऑरेंज कलर का। देखो ये सेपरेटेड डीएनए, ये भी दिख गया है कि 329 बेस पेयर हैं। जितने बेस पेयर है साइंटिस्ट को पता लग जाता है, ये आपके सिलेबस में नहीं है बट साइंटिस्ट को सब पता लग जाता है किस तरीके से इनको क्या करना है। देखो क्या लिखा है, सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट को विजुलाइज कैसे किया जाता है, आफ्टर स्टेनिंग। कैसे स्टेन करेंगे, एक कंपाउंड से। कंपाउंड का नाम क्या है, इथिडियम ब्रोमाइड। और फिर किस लाइट में एक्सपोज करेंगे तब दिखेगा, यूवी रेडिएशन जब डालोगे तभी दिखेगा। लिखा है यू कैन नॉट सी प्योर डीएनए फ्रेगमेंट्स इन द विजिबल लाइट। विजिबल लाइट पे आप नहीं देख सकते, और बिना कलर किए तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते। आपको कैसा दिख रहा था, ब्राइट ऑरेंज कलर्ड, ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड दिख रहे थे डीएनए के इन द इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन्ड जेल एक्सपोज बाय यूवी रेज। देखो एक बार फिर दिखा देता हूँ, ये देखिए ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड दिखाई पड़ रहे थे। कब, जब आपने इथिडियम ब्रोमाइड से कलर किया और यूवी लाइट डाला। ठीक है, द सेपरेटेड बैंड ऑफ डीएनए आर कट आउट। अब देखो ये जो जेल के अंदर है, ये तो जेल के अंदर है सारे डीएनए, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर है डीएनए। ये देखो ये डीएनए जेल के अंदर है, तो इनको जेल से काट के ऐसे निकालना पड़ेगा, जेल से ऐसे काट के निकालना पड़ेगा जेल से। तो जेल सहित इसको काट के निकाल देने की प्रक्रिया को बोलते हैं इल्यूजन। क्या बोलते हैं, इल्यूजन। जेल सहित काट के निकालने की प्रक्रिया को बोलते हैं इल्यूजन। तो देखो क्या लिखा है, सेपरेटेड बैंड ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द एग्रोस जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस। जेल के साथ साथ इसको निकाल लेना पड़ेगा। दिस स्टेप इज नोन एज इल्यूजन, इसको बोलते हैं इल्यूजन। द डीएनए फ्रेगमेंट प्यूरिफाइड इज इन इन दिस वे आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय ज्वाइनिंग द क्लोनिंग वेक्टर। अब देखो आपने इसी प्रकार प्लाज्मिड डीएनए को कट करके अलग कर लिया, इसी प्रकार आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से डिजायर्ड डीएनए को कट कर लिया। अब दोनों को आप लाइगेज की हेल्प से जोड़ दो तो आपके पास एक नया डीएनए बन जाएगा। इस डीएनए को क्या बोलेंगे, इस डीएनए को बोलते हैं आर डीएनए यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो देखो क्या लिखा है, द डीएनए फ्रेगमेंट प्यूरिफाइड। जो डीएनए फ्रेगमेंट आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से इल्यूजन विधि द्वारा अलग कर लिया, उसको प्यूरिफाइड कर लिया। प्यूरिफाइड करने के बाद आपने उसको क्लोनिंग वेक्टर यानी वेक्टर के साथ जोड़ दिया, प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया, और जोड़ने के लिए लाइगेज एंजाइम उपयोग किया, तब जाके आपने एक नया डीएनए बना लिया। दिस न्यू डीएनए इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। लिखा है ना, द डीएनए फ्रेगमेंट प्यूरिफाइड इन दिस वे आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय ज्वाइनिंग देम विद क्लोनिंग वेक्टर। यानी क्लोनिंग वेक्टर के साथ कटा हुआ डीएनए आपने प्यूरिफाई जो किया था उसको जोड़ लिया, और जोड़ करके आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया। देखो ये आपकी एनसीईआरटी का फिगर है, ये देखिए एनसीईआरटी, इसमें इसमें भी हम लोग पढ़ लेते हैं। द इथिडियम, ये हम लोग ने पहले ही आपको बता दिया कि किस तरीके से इथिडियम ब्रोमाइड ये होता है, वही वाला है। ये मैंने इससे भी बता दिया कि एनसीईआरटी में कैसे दिया हुआ है। एनसीईआरटी में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में ऐसे दिया हुआ है। देखो लेन वन जो था अनडाइजेस्टेड को, यहाँ डीएनए डाइजेस्ट नहीं हुआ था। डाइजेस्ट से क्या मतलब है, मतलब अभी तक इस पे आरई ने काम नहीं किया था। अगर आरई काम नहीं किया होगा तो अनडाइजेस्टेड बोलेंगे, और अगर आरई काम कर रहा है तो उसके टुकड़े टुकड़े होते जाएंगे तो उसको बोलते हैं डाइजेस्टेड। तभी तो देखो लेन वन में अनडाइजेस्टेड था, मतलब आरई ने काम नहीं किया था। लेन टू से लेके फोर तक डाइजेस्टेड था, मतलब वो आरई उस पर एक्शन कर चुका है। यानी अनफ्रेगमेंटेड वो होता है जो अनडाइजेस्टेड हो, फ्रेगमेंटेड वो होता है जो डाइजेस्ट हो गया। और डाइजेस्ट करता कौन है, आरई। बच्चों अब ये जो वेक्टर वर्ड आ रहा था, एक्चुअली इसको हम लोग क्लोनिंग वेक्टर बोलते हैं, क्योंकि वेक्टर का दो काम होता है। वेक्टर का एक काम तो होता है टू कैरी, टू कैरी डिजायर डीएनए, और दूसरा काम होता है हेल्प्स इन क्लोनिंग, क्लोनिंग में मदद करना। क्यों क्लोनिंग में मदद करता है, होस्ट के अंदर ले जाने के बाद हमारे डीएनए को मल्टीप्लाई कराता है, बिकॉज इट हैज़ ओरी। ये मैं आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बता चुका था कि ओरी वो प्लेस होता है जहाँ से ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, इसीलिए इसको बोला गया ओरी। और अगर किसी को पता ना हो तो आप देख लीजिएगा लास्ट वीडियो लेक्चर में। क्लियर, देखिए क्या लिखा हुआ है। वैसे तो सबसे कॉमन वेक्टर होता है प्लाज्मिड, प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज, ये दो बहुत ही कॉमन है। प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज बहुत कॉमन होता है, लेकिन इसके अलावा और भी होते हैं बच्चों। तो चलिए पहले मैं आपको बता दूं कि ये देखिए ये बैक्टीरियोफेज है, ये क्या है, बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज भी एक वेक्टर की तरह काम करता है। ठीक है, ये देखिए ये एक प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड भी वेक्टर की तरह काम करता है। ठीक है बच्चों,
फैगमिड भी फैगमिड भी जो है वो वेक्टर की तरह काम करता है, ये भी एक क्लोनिंग वेक्टर है देखो। अच्छा, फैगमिड कब बोलेंगे? फैगमिड मतलब क्या हो गया? फेज। फेज मतलब हो गया बैक्टीरियोफेज का भी इसमें प्रॉपर्टी है, और मिड प्लाज्मिड से आ गया है। तो बताइए, जब बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड दोनों की प्रॉपर्टी किसी वेक्टर में आ जाए तब इसको बोलते हैं फैगमिड। फेज वर्ड किससे आया है? बैक्टीरियोफेज से। देखो लिखा हुआ है, फैगमिड इज ए डीएनए बेस्ड क्लोनिंग वेक्टर। ये डीएनए का बना हुआ है क्लोनिंग वेक्टर है विच हैज बोथ बैक्टीरियोफेज एंड प्लाज्मिड प्रॉपर्टी। देखो प्लाज्मिड वर्ड आया है, देखो प्लाज्मिड से मिड वर्ड आ गया है, ये देखो प्लाज्मिड से मिड वर्ड आ गया, और फेज वर्ड आ गया बैक्टीरियोफेज से, इसीलिए नाम पड़ गया फैगमिड। दीज वेक्टर कैरी एडिशनल टू ओरी ऑफ प्लाज्मिड। इसमें दो दो ओरी होंगे, एक ओरी होगा प्लाज्मिड का और दूसरा ओरी होगा किसका? बैक्टीरियोफेज का। तो ये काफ़ी अच्छा हो जाता है और भी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह कॉस्मिड बनाया गया बच्चों। कॉस्मिड भी क्या होता है? ये एक हाइब्रिड प्लाज्मिड है, हाइब्रिड यानी इसको जोड़ जोड़ के बनाया गया। जैसे ये भी देखो, ये भी हाइब्रिड था, ये भी कैसा था? हाइब्रिड। जब दो चीज़ों को जोड़ देते हैं तो हाइब्रिड बन जाता है। देखो इसमें क्या किया गया, इसमें हम लोग ने कॉस साइट ले ली, पहले हम लोग ने इससे कॉस साइट ले ली। देखो कॉस्मिड में पहले समझो क्या है, कॉस मतलब कॉस साइट लिया गया। कॉस साइट किसके पास होती है? लेमडा फेस के पास। लेमडा फेस से कॉस सीक्वेंस ले लिया गया। कॉस सीक्वेंस किसके पास होता है? लेमडा फेस के साथ पास। तो इससे कॉस ले लिया गया, ये देखो कॉस साइट हम लोग ने ले लिया, ठीक है। उसके अलावा इसको प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया गया तो आगे मिड लगा दिया गया। कॉस ऑफ बैक्टीरियोफेज, कौन सा बैक्टीरियोफेज? लैम्डा बैक्टीरियोफेज। लैम्डा बैक्टीरियोफेज का कॉस साइट ले लिया गया या कॉस सीक्वेंस ले लिया गया और प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया गया, तो क्या बन गया? कॉस्मिड। कॉस्मिड बन गया, ठीक है। देखो लिखा है, दे ऑफन यूज्ड एज क्लोनिंग वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। कॉस्मिड्स आर बिल्डअप जीनोमिक लाइब्रेरी। दे वर फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कोलिंस एंड हॉर्न इन 1978। ये पूछा गया एक बार, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्स में पूछा जा चुका है, ठीक है। किसको किसको जोड़ के बनाया गया है? इसको जोड़ के बनाया गया है प्लाज्मिड प्लस कॉस साइट ऑफ लेमडा फेज, ठीक है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? इससे देखो, ये देखो कॉस्मिड्स के साथ अगर किसी टारगेट डीएनए को जोड़ देंगे तो ये कहीं पर भी जाकर के मल्टीप्लाई कर लेगा। इसी तरह से बच्चों हम लोग ने पढ़ा था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एचजीपी में दो चीज़ें पढ़ी थी, एक पढ़ा था बीएसी और एक पढ़ा था वाईएसी। देखो हमारा जो डीएनए है वो बहुत ही बड़ा होता है, हमारा डीएनए बहुत ही बड़ा होता है। इतने बड़े डीएनए को कैरी करने के लिए क्या चाहिए? बड़ी गाड़ी चाहिए। भाई अगर कम लोग जाने हैं तो बाइक से चले जाएंगे, और ज़्यादा लोग जाने हैं कार से चले जाएंगे, और ज़्यादा लोग जाने हैं तो मिनी वैन से चले जाएंगे, और ज़्यादा लोग जाने हैं तो बस से चले जाएंगे, और ज़्यादा जाने तो ट्रेन से चले जाएंगे। तो हमारा डीएनए जो है काफ़ी बड़ा है, तो इसको ले जाने के लिए हम लोग ने क्या किया? हम लोग ने एक यूज़ किया एक ऐसा बैक्टीरिया या ईस्ट जो ले जा सके बड़ा से बड़ा डीएनए। तब इस तरह के वेक्टर को हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम या ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। देखो लिखा है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को बीएसी कहते हैं। ये क्या करता है? ये हमारे डीएनए को ले जा करके क्लोन कर सकता है, ठीक है, तेजी से क्लोन कर सकता है। इसके लिए हम लोग ने बैक्टीरिया की मदद ली, बैक्टीरियल सेल के साथ अपने डीएनए को जोड़ दिया, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग ईस्ट को जोड़ दें, अगर ईस्ट को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा वाईएसी। वाईएसी। आजकल बच्चों हम लोग प्लाज्मिड को कैसे मॉडिफाइड कर दिया, प्लाज्मिड को आजकल हम लोग ने मॉडिफाई कर दिया है ताकि हमारी इच्छा अनुसार वो अन्य काम भी कर सके। क्या अन्य काम होते हैं मैं आपको बताऊंगा। ये हमारे डीएनए को तो ले ही जाता है और मल्टीप्लाई तो कराता ही कराता है, साथ में क्या होता है, हम इसको पहचान भी सकते हैं कि किस वाले होस्ट में ये पहुंचा या किस होस्ट में नहीं पहुंचा, अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो जो हम लोग ने मॉडिफाइड या इंजीनियरिंग करके बनाया है प्लाज्मिड, उसका नाम है PBR322। PBR322 इसको यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में तैयार किया गया था, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को में, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को में। और इसमें जो बी वर्ड आया है ये बोलीवार, देखो बोलीवार के नाम से आया है, ठीक है। और आर वर्ड आया है रोड्रीगेस के नाम से। तो दो रिसर्चर ने इसको खोजा था, नाम तैयार किया था, नाम था बोलीवार और रोड्रीगेस, इसीलिए नाम आ गया PBR322। उसका मॉलिकुलर वेट होता है। तो PBR322 इज द प्लाज्मिड। ये पहली बार वाइडली यूज किया गया था ई कोली में, किसकी तरह यूज किया गया था? क्लोनिंग वेक्टर में। और ये कैसा है? मॉडिफाइड कि अनमॉडिफाइड? मॉडिफाइड, ठीक है, मॉडिफाइड है।
और इसको किसने तैयार किया था और कब तैयार किया? 1977 में तैयार किया गया। कहाँ पे तैयार किया गया था? इन द लेबोरेटरी ऑफ हर्बर्ट बॉयर। हर्बर्ट बॉयर की लेबोरेटरी में तैयार किया गया था, जो कहाँ पे प्रेजेंट है? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, और इसका नाम दिया गया था बोलीवार और रोड्रिगेज के नाम पे। क्लियर? तो देखिए क्या लिखा हुआ है। इन सब में जो भी मैंने आपको जितने भी क्लोनिंग वेक्टर बताए, इन सब में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज। प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज, जबकि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ होता है? BAC और YAC, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है ना, याद रखिएगा बच्चों। अब देखो क्या लिखा हुआ है। ये दोनों ही जितने भी मैंने बताए सब में एबिलिटी होती है रेप्लिकेट करने की। क्यों रेप्लिकेट करता है? क्योंकि सबके पास क्या होता है? ओरी। ओरी, और अभी मैं डिटेल में बताऊंगा। सबके पास होता है ओरी, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जो कि स्वतंत्र रूप से जो कि स्वतंत्र रूप से क्यों बोला गया? क्योंकि वो क्रोमोसोम पर डिपेंड नहीं करता। मान लो ये है कोई बैक्टीरिया, इसके पास है ये प्लाज्मिड और ये इसका है मेन क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम जितनी बार रेप्लिकेट करेगा, ऐसा ऐसा जरूरी नहीं कि ये प्लाज्मिड भी उतनी बार रेप्लिकेट करेगा। क्यों? क्योंकि इसका अपना ओरी है, इसका अपना ओरी है। तो दोनों के अपने अपने ओरी हैं बच्चों। इसका अपना ओरी है, इसका अपना ओरी है, दोनों के अपने अपने ओरी हैं। तो ये इस पर निर्भर करेगा कि नहीं करेगा रेप्लिकेशन के लिए? नहीं करेगा। तो देखो क्या लिखा है, चाहे प्लाज्मिड हो या बैक्टीरियोफेज हो या मैंने जो भी बताए, सारे प्लाज्मिड जो भी वेक्टर होते हैं, जितने मैंने बताए, फैगमिड हो, कॉस्मिड हो, सब स्वतंत्र होते हैं। वो मेन क्रोमोसोम पर निर्भर नहीं करते। बैक्टीरियोफेज जो होता है वो बहुत तेजी, वो उसके नंबर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, यानी कि बिकॉज ऑफ दियर हाई नंबर पर सेल, बहुत ज़्यादा वो सेल के अंदर होता है नंबर में, इसीलिए वो तेजी से नंबर ऑफ कॉपीज बनाता है अपने जीनोम की। कहाँ पर बनाता है? बैक्टीरियल सेल में। आपको पता है बैक्टीरियोफेज कहाँ अटैक करता है? बैक्टीरियल सेल पर। उसके अंदर जा करके अपने जीनोम की मल्टीपल कॉपीज बना लेता है। सम प्लाज्मिड, अब प्लाज्मिड की बात कर रहा है, प्लाज्मिड की संख्या इतनी नहीं होती जितनी बैक्टीरियोफेज की संख्या होती है। तो याद रखिएगा, प्लाज्मिड जो होता है वो 1 से 2 पर कॉपीज होता है। हर सेल में प्लाज्मिड की संख्या 1 हो सकती है या 2 हो सकती है, कभी कभी तो 15 से 100 कॉपीज पर सेल तक होती है। बताइए जनरली कितनी होती है? 1 से 2। कभी कभी कितनी होती है? 15 से 100। और रेयरली तो इससे भी ज़्यादा हो सकती है, रेयरली तो इससे भी ज़्यादा हो सकती है। अगर हम कोई भी डीएनए लिंक कर दें, एलियन डीएनए मतलब डिजायर डीएनए, अगर डिजायर डीएनए के पीस को अगर हम लिंक कर दें किसके साथ? किसी भी प्लाज्मिड के साथ, चाहे आप किसी भी वेक्टर के साथ, चाहे बैक्टीरियोफेज के साथ लिंक कर दो, या प्लाज्मिड के साथ लिंक कर दो, या कॉस्मिड के साथ लिंक कर दो, या फैगमिड के साथ लिंक कर दो, या फिर BAC YAC के साथ लिंक कर दो, तो ये क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। और ये जितनी बार खुद मल्टीप्लाई होगा उतने ही हमारे जो डिजायर डीएनए है उसकी भी कॉपी बन जाएगी। जितनी बार ये, मान लो ये हमारा प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड जो है, और ये हमारा डीएनए है, और ये प्लाज्मिड है, तो ये ओरी है इसके पास, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अगर ये 50 बार रेप्लिकेट करता है तो हमारी डीएनए की भी तो 50 कॉपीज बन जाएंगी। तो याद रखिएगा क्या लिखा हुआ है, वी कैन मल्टीप्लाई इट्स नंबर इक्वल टू द कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज। मतलब हमारे डीएनए के उतने ही कॉपीज के नंबर बन जाएंगे जितने कॉपीज बनेंगी किसकी? प्लाज्मिड की या बैक्टीरियोफेज की या किसी भी वेक्टर की। वेक्टर एट प्रेजेंट आर इंजीनियर्ड। आजकल वेक्टर को इंजीनियरिंग से बना दिया गया। किसने बनाया था? हर्बर्ट कोहेन एंड वायर ने। सॉरी सॉरी, बोलीवार और रोड्रिगेज, क्योंकि आज इसकी बात चल रही है ना। तो बोलीवार और रोड्रिगेज, तभी तो बी वर्ड आया था, बी और आर, PBR 322। आजकल तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एक नया बनाया गया, PUC 18/PUC 19, UC वर्ड आया यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, क्योंकि इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन था, तो किसी का नाम नहीं दिया गया। यहाँ 2 ही साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन था, तो PBR 322। बाद में डिसाइड किया गया कि नहीं, सिर्फ यूनिवर्सिटी का नाम दिया जाएगा। आइए मैं PUC दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, PUC 18/PUC 19, ये हम लोग ने बनाया है नया। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। और इंजीनियरिंग करने से क्या फ़ायदा हो गया? इंजीनियरिंग करने से हम लोग ने क्या किया, उसमें क्या किया, आसानी से फॉरेन डीएनए जोड़ पाएंगे। एक तो आसानी से जोड़ पाएंगे, और दूसरा रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को पहचान पाएंगे। रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को पहचानने का मतलब क्या है, आइए बताते हैं। मान लो ये प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड है, इसमें हमारा डीएनए नहीं जुड़ा,
और एक और प्लाज्मिड है, इसमें हमारा डीएनए जुड़ गया। इसमें हमारा डीएनए जुड़ गया, ये देखो। तो ये कैसा होगा? नॉन रिकॉम्बिनेंट। ये कैसा है? रिकॉम्बिनेंट। अब डीएनए तो नेकेड आई से दिखाई नहीं पड़ता, और बिना कलर किए दिखाई नहीं पड़ता, तो हमें हमें कैसे दिखेगा? और वैसे भी ये बैक्टीरिया हमें दिखाई नहीं पड़ते, बैक्टीरिया बहुत माइक्रोस्कोपिक होते हैं। इतने छोटे से बैक्टीरिया में ये डीएनए जब अब चला जाएगा, तो या तो इसके जाने की संभावना है, या तो नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला जाएगा, या तो रिकॉम्बिनेंट वाला जाएगा। हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी कॉलोनी है, नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी है कि रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी है? इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, आइए बताते हैं, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़। ये देखिए, इसके लिए हम लोग ने दो ये पिंक कलर वाले पार्ट जोड़ दिए। दो पिंक कलर वाले पार्ट को बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। दो रेजिस्टेंस यहाँ पे डाल दिए, एक एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस डाल दिया और एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस डाल दिया। आप कोई भी दो चूज कर सकते हो, कोई भी दो ले सकते हैं। हमने ले लिया एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। तो देखो बच्चों, अगर डीएनए की लिंकिंग आप या तो इस प्लेस पे करोगे, अगर मैं डिजायर डीएनए इस प्लेस पे जोड़ता हूँ तो मुझे इस कैची का सहारा लेना पड़ेगा। मैं इस वाली कैची से काटूंगा बाम H1, या फिर मैं साल 1 से काटूंगा, ठीक है। अगर मुझे अपना डिजायर डीएनए इस पोजीशन पे जोड़ना है तो मैं इस कैंची से काटूंगा। किस कैंची से काटूंगा? या तो पीवीयू फर्स्ट, या तो पीएसटी फर्स्ट से काटूंगा, या तो पीवीयू फर्स्ट से काटूंगा, या तो पीएसटी फर्स्ट से काटूंगा। मान लो मुझे यहाँ पे जोड़ना है अपना डीएनए, और मैंने इस कैंची का उपयोग कर लिया, तो ये यहाँ से कट जाएगा, और कटने के बाद मेरा डिजायर डीएनए यहाँ जुड़ जाएगा। मेरा डिजायर डीएनए जब यहाँ जुड़ जाएगा तो ये आर डीएनए बन गया। अब इससे इससे फायदा क्या हुआ? अब मैं इसे पहचान जाऊंगा कि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए कि नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कैसे? इसमें जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस था वो इनएक्टिव हो गया। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस इनएक्टिव हो गया, क्योंकि किसी भी जीन को अगर आप कट कर दोगे तो इनएक्टिव हो जाएगा। अब टेट्रासाइक्लिन में रखने पर ये क्या करेगा? ये कॉलोनी मर जाएगी। लेकिन एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस अभी भी डेवलप है, एम्पीसिलिन में रखने पर ये अभी भी जिंदा रहेगी। तो देखो, रिकॉम्बिनेंट को पहचान लिया आपने नॉन रिकॉम्बिनेंट की तुलना में। और अगर नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा तो सोचो क्या होगा? अगर नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा तो ना तो यहाँ डीएनए जुड़ेगा और ना यहाँ जुड़ेगा। तो ना तो टेट्रासाइक्लिन में रखने पर ये मरेगा, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस मेंटेन है, और ना ही एम्पीसिलिन में रखने पर मरेगा। तो इससे हम पहचान जाएंगे कि ये कैसी कॉलोनी है, रिकॉम्बिनेंट की नॉन रिकॉम्बिनेंट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आइए पढ़ते हैं हम लोग। देखो लिखा है ना कि इससे हमारा जो फॉरेन डीएनए है वो भी हम आसानी से जोड़ पाएंगे। तो कहाँ जोड़ते हैं? या तो रेजिस्टेंस 1 पे, या तो रेजिस्टेंस 2 पे, या तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पे जोड़ेंगे, या तो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस पे जोड़ेंगे। तो आसानी भी हो गई, डीएनए को जोड़ना आसान भी हो गया, और रिकॉम्बिनेंट से नॉन रिकॉम्बिनेंट को पहचान भी लिया। बताइए, अगर किसी एक मीडियम में रखने पर उसकी डेथ हो रही है और दूसरे मीडियम में रखने पर डेथ नहीं हो रही, तो कॉलोनी कैसी होगी? रिकॉम्बिनेंट। और अगर दोनों ही मीडियम में डेथ ना हो तो कैसी होगी? तो नॉन रिकॉम्बिनेंट होगी। क्लियर? और इन्हीं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर, ठीक है बच्चों। और भी कुछ एडिशनल वो होते हैं, जैसे रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस भी एक क्लोनिंग वेक्टर है, और ये कहाँ यूज किया जाता है? यूज्ड इन एनिमल्स। इसको एनिमल्स में यूज किया जाता है बच्चों, याद रखना। इसी तरह से जंपिंग जीन भी बच्चों वो होते हैं क्लोनिंग वेक्टर। जंपिंग जीन आर ऑल्सो एक्ट एज क्लोनिंग वेक्टर। जंपिंग जीन आर ऑल्सो एक्ट एज क्लोनिंग वेक्टर। जंपिंग जीन को बर्बरा मैक्लिंटॉक ने खोजा था। बर्बरा मैक्लिंटॉक। जंपिंग जीन को ट्रांसपोजॉन्स भी कहते हैं, ट्रांसपोसन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपनी पोजीशन बदल देता है। देखो, अभी यहाँ बैठा हुआ था ऑरेंज कलर वाला, और ये येलो कलर वाला पोर्शन देखो, अभी यहाँ बैठा था क्रोमोसोम में, और ये जंप करके यहाँ आ गया। इसकी पोजीशन लगातार बदलती रहती है। तो देखो क्या लिखा है, जंपिंग जीन या ट्रांसपोजॉन बारबरा और मैक्लिंटॉक ने डिस्कवर किया था, ठीक है। और ये ऐसे जीन होते हैं जो जंप कर सकते हैं अराउंड द क्रोमोसोम, पूरे क्रोमोसोम में कहीं भी जंप कर सकते हैं। मतलब ये मोर डायनामिक होते हैं, ये ज़्यादा डायनामिक होते हैं, बहुत ज़्यादा डायनामिक होते हैं, क्योंकि ये अपनी पोजीशन लगातार बदलते रहते हैं, इसलिए इनको जंपिंग जीन कहा गया है। याद रखिएगा बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कुछ चीज़ें एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन अगले चैप्टर में इसके बारे में 2 लाइनें दी हुई हैं। अब देखो, किसी भी क्लोनिंग वेक्टर में क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए बच्चों? सबसे पहले होना चाहिए ओरी। मैंने बोला था प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल ओरी होता है, यूकैरियोटिक सेल जो होती बड़ी होती है
उसमें एक से ज़्यादा ओरी हो सकते हैं, याद रखिएगा। और प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल ओरी और यूकैरियोटिक सेल में मैनी ओरी होता है। और ओरी वो प्लेस है बच्चों जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, याद रखना। तो दिस इज द सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स एंड एनी पीस ऑफ द डीएनए, जो भी पीस हम इस प्लाज्मिड के साथ जोड़ेंगे, ठीक है, वो भी रेप्लिकेट होने लगेगा। क्या लिखा हुआ है? दिस इज द सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स, रेप्लिकेशन जिस जगह से स्टार्ट होगा उसी सीक्वेंस को ओरी कहते हैं। यदि कोई पीस ऑफ डीएनए हमने इससे जोड़ दिया, इस वेक्टर के साथ जोड़ दिया जिसके पास ओरी है, तो ये भी रेप्लिकेट करने लगेगा। कहाँ जाके रेप्लिकेट करेगा? होस्ट के अंदर जाके रेप्लिकेट करेगा। दिस सीक्वेंस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ लिंक डीएनए। देखो, मान लो कि ये जो है ये सीक्वेंस कॉपी कितनी बन रही है ना, उस जो भी डीएनए आपने डाला है उसकी कितनी कॉपी बन रही है इसी पर निर्भर करेगी। मान लो ये स्लो वाला ओरी है, ये अगर स्लो काम करने वाला ओरी है तो ये धीरे धीरे आपकी कॉपीज नंबर को बढ़ाएगा। यदि ये फास्ट काम करने वाला ओरी है तो ये तेजी से कॉपीज को बढ़ाएगा। लिखा है ना, दिस सीक्वेंस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ लिंक डीएनए। लिंक डीएनए की कितनी कॉपी बन रही है ये भी इसी ओरी की कैपेबिलिटी पर निर्भर करेगा। सो इफ वन वांट टू रिकवर द मैनी कॉपीज, अगर कोई व्यक्ति बहुत सारी कॉपीज प्राप्त करना चाहता है अपने डीएनए की, जो डिजायर्ड डीएनए या टारगेट डीएनए की है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको ऐसा वेक्टर लेना पड़ेगा, ऐसा वेक्टर लेना पड़ेगा जिसमें ओरी हाई कॉपी नंबर बना रहा हो कि लो कॉपी नंबर, तो हाई कॉपी नंबर बना रहा हो। याद रखिएगा, जिसका ओरी तेजी से कॉपी कर रहा हो डीएनए को, वो हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यानी कि अगर मान लो ये ओरी है और ये 2 कॉपी बना रहा है और एक ओरी है जो 10 कॉपीज बना रहा है, तो आप कौन सा चुनोगे? 2 वाला कि 10 वाला? 10 वाला। दूसरा सिलेक्टेबल मार्कर था। बच्चों, सिलेक्टेबल मार्कर क्या होता है? ओरी के अतिरिक्त क्या होना चाहिए? सिलेक्टेबल मार्कर विच हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंड सिलेक्टिंग परमिटिंग ग्रोथ ऑफ द ट्रांसफॉर्मेंट्स। देखो क्या है इसका मतलब, ऐसे समझो। मान लो ये एक बैक्टीरिया है, ये भी एक बैक्टीरिया है, दोनों को होस्ट मान लेते हैं। इसके अंदर नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला डीएनए चला गया है और इसके अंदर रिकॉम्बिनेंट वाला डीएनए है। इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कलर, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। अब देखो इसके अंदर कितने सेलेक्टेबल मार्कर लिए थे? 2। एक लिया था टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाला और एक लिया था एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस वाला। क्या यहाँ पे डीएनए कहीं जुड़ा है हमारा? नहीं, क्योंकि ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है। नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या होता है? जिसमें मैंने आपको बताया था डीएनए कहीं नहीं जुड़ता है। देखो, ये देखो, ना तो यहाँ डीएनए जुड़ा है इस मार्कर पे, ना तो यहाँ डीएनए जुड़ा हुआ है। तो इसमें कौन सा रेजिस्टेंस मेंटेन होगा? एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस भी मेंटेन होगा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस भी मेंटेन होगा। जब ये होस्ट के अंदर ऐसा डीएनए रहेगा, तो आप बताओ, ऐसा डीएनए जब होस्ट के अंदर रहेगा तो इस होस्ट को अगर हम टेट्रासाइक्लिन मीडियम में रखते हैं तो क्या ये मरेगा? नहीं मरेगा, जिंदा रहेगा, क्योंकि इसके अंदर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस मेंटेन है। अगर हम इसी को एम्पीसिलिन मीडियम में रखते हैं तो क्या ये मरेगा? नहीं मरेगा। क्यों? क्योंकि इसमें एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस भी मेंटेन है। तो इस कॉलोनी को आप क्या नाम देंगे? देखो, इस डीएनए को तो आपने बोला नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, लेकिन इस कॉलोनी को, ये जो जब ये इसके अंदर चला जाता है, मान लो इसके अंदर गया, तो इसके अंदर नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो इसको बोलते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। यानी इसके अंदर जो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो ट्रांसफर होकर नहीं आ पाया, इसलिए इस कॉलोनी को नाम देंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। आप इस कॉलोनी को ग्रो कराना चाहोगे? नहीं, क्योंकि इसमें डिजायर्ड डीएनए है ही नहीं, तो ग्रो कराना नहीं चाहेंगे तो इसको क्या करेंगे? इसको पहले पहचान के एलिमिनेट कर देंगे। कैसे पहचाना आपने? दोनों मीडियम में रख के। टेट्रासाइक्लिन में रखने पर नहीं मरेगा, एम्पीसिलिन में रखने पर नहीं मरेगा। क्यों? क्योंकि ना तो डिजायर्ड डीएनए यहाँ जुड़ पाया है और ना ही यहाँ जुड़ पाया है। तो इस तरीके से इस कॉलोनी को नाम दे दिया नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। इसको हमें इसकी ग्रोथ को अलाउ करना है कि एलिमिनेट कर देना है? पहले इसको पहचान लिया, अब इसको एलिमिनेट कर दो क्योंकि फालतू के हैं। लेकिन अगर मान लो कि हमारा डीएनए यहाँ जुड़ गया होता, मान लो हमारा डीएनए यहाँ जुड़ गया होता, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे हमारा डीएनए जुड़ गया होता, तो कौन सा रेजिस्टेंस गायब हो जाता? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस गायब हो जाता। अगर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस गायब हो जाता, देखो हम एक बार फिर से बता देते हैं, अगर मान लो यहाँ पे डीएनए हमारा जुड़ गया, तो बताओ कौन सा रेजिस्टेंस गायब हो जाता? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस गायब हो जाता। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस यहाँ से गायब हो जाता है। ठीक है, अब बताओ ये अभी भी इसमें कौन सा रेजिस्टेंस मेंटेन है? एम्पीसिलिन। तो ये डीएनए कैसा होगा? ये आर डीएनए कहलाएगा, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाएगा।
अब जब इसको आप होस्ट के अंदर डाल दोगे तो आप बताओ इस होस्ट, ये कैसी कॉलोनी होगी? ट्रांसफॉर्मेंट्स की नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, क्योंकि जिसके अंदर ट्रांसफर हो जाता है उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेंट्स कॉलोनी। ट्रांसफॉर्मेंट्स कॉलोनी को ग्रो कराना है कि नहीं कराना है? कराना है। लेकिन इसको पहचानेंगे कैसे? देखो, जब टेट्रासाइक्लिन में रखोगे तो क्या होगा? टेट्रासाइक्लिन में रखने पर ये मर जाएगा, ठीक है, और एम्पीसिलिन में रखने पर ये जिंदा रहेगा। एम्पीसिलिन में रखने पर ये जिंदा रहेगा। तो देखिए, दोनों मीडियम में से अगर एक में जिंदा है, दूसरे में मर गया, तो आपने उसको पहचान लिया। अगर दोनों ही मीडियम में जिंदा था तो वो कैसी कॉलोनी थी? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कॉलोनी। किसको आपको ग्रो नहीं करना कराना है? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। किसको कराना है? ट्रांसफॉर्मेंट। तभी आपको प्रोडक्ट मिल पाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देखिए, एक बार पढ़ देते, यही था सिलेक्टेबल मार्कर। लिखा है कि इससे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। किसको आइडेंटिफाई कर पाओगे? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को, और फिर उसको एलिमिनेट कर देंगे। और किसको आप सेलेक्ट कर पाओगे? ट्रांसफॉर्मेंट्स को, और उसकी ग्रोथ को परमिट करेंगे, सेलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स। ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि जो आपने डीएनए लिया हुआ है वो होस्ट बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो गया है कि नहीं। ठीक है। तो मैंने बोला था ना, अगर आपका डिजायर्ड डीएनए बैक्टीरिया में आ जाए तो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, और ना आए तो नॉन ट्रांसफॉर्मेशन। और उस कॉलोनी को ट्रांसफॉर्मेंट कॉलोनी बोलेंगे जिसमें पहुंच गया, और जिसमें नहीं पहुंचा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स कॉलोनी बोलेंगे। ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है? नॉर्मली द जीन इनकोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक सच एस एम्पीसिलिन। कौन सा सिलेक्टेबल मार्कर लेते हैं, कौन सा जीन इसमें इनकोड करते हैं? या तो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस वाला, या तो क्लोरमफेनिकॉल वाला, या तो टेट्रासाइक्लिन, या तो कैनामाइसिन, या तो कोई भी आप ले सकते हो, टेरामाइसिन, नियोमाइसिन। ठीक है, कोई भी ले सकते, स्ट्रिप्टोमाइसिन, कोई भी ले सकते हैं। और बहुत सारे सिलेक्टेबल मार्कर आजकल हम लोग ने यूज़ किए हैं ई कोली में। नॉर्मल ई कोली के अंदर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं पाया जाता एंटीबायोटिक का। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, नॉर्मल वाला जो होता है, देखना ध्यान से, ये नॉर्मल है, नॉर्मल प्लाज्मिड था। इसको हम लोगों ने इंजीनियरिंग के थ्रू तो बनाया नहीं है। अगर हम लोग ने इंजीनियरिंग के थ्रू नहीं बनाया तो इसमें देखो कहीं पे भी कोई सिलेक्टेबल मार्कर नहीं लिया है। मान लो इसमें लिखा भी है तो इसमें हम नहीं लेते थे, उसमें नहीं था। लेकिन जब हम लोग ने इंजीनियरिंग करके बना दिया, देखो ये इंजीनियरिंग करके बनाया तो ये हम लोग ने इंट्रोड्यूस किया है, ये जानबूझ के इंट्रोड्यूस किया है। नॉर्मली प्लाज्मिड के अंदर कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं होता, मतलब देयर इज नो सिलेक्टेबल मार्कर इन नॉर्मल प्लाज्मिड। ये कैसे डाला गया है? ये डाला गया है बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। देखिए, इसके अलावा क्लोनिंग साइट। अब आपको डीएनए जहां जोड़ना है उस साइट को बोलते हो क्लोनिंग साइट। जहां पे डीएनए को जोड़ना है उस साइट को बोलते हैं क्लोनिंग साइट। इन ऑर्डर टू लिंक द एलएन डीएनए, मतलब कोई भी फॉरेन डीएनए या एलएन डीएनए को जोड़ने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको कुछ साइटें चाहिए। जनरली एक साइट चाहिए आपको। अगर एक से ज़्यादा साइट होगी, ज़रा सोच के देखो, यहाँ चेक करिएगा। देखो, यहाँ पर आपको डीएनए जोड़ना है। देखो, एक ही जगह पे आपको डीएनए जोड़ना है, किसी एक जगह पे। तभी तो देखो, कोई भी शब्द एक ही बार लिखा हुआ है, कोई भी कैंची, एक प्रकार की कैंची एक ही बार लिखी हुई है। कैंची का नाम सबका अलग अलग लिखा हुआ है। जो आपका आरी है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है। जैसे देख लो, बाम H1 एक बार लिख गया तो कहीं पे बाम H1 दोबारा रिपीट नहीं होगा। साल 1 लिख गया तो कहीं पे भी साल 1 दोबारा रिपीट नहीं होगा। एक एक जगह हिंड थर्ड लिख गया तो कहीं पे दोबारा ये नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर दो जगह हिंड थर्ड होता तो यहाँ से भी टुकड़ा कट जाता और यहाँ से भी टुकड़ा कट जाता। मान लो एक से ज़्यादा होता, यहाँ भी हिंड थर्ड होता, यहाँ से भी टुकड़ा कट जाता। अब इसके टुकड़े टुकड़े हो जाते, टुकड़े टुकड़े हो जाते तो बेकार हो जाता। इसलिए बताइए कितनी आपको क्लोनिंग साइट चाहिए? एक या एक से ज़्यादा? तो आंसर आएगा एक। एक ही चाहिए होती है, वरना इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है। अगर मान लो 3 जगह हिंड थर्ड लिखा होता तो यहाँ से भी टुकड़ा हो जाता है, यहाँ से भी टुकड़ा हो जाता है, हिंड थर्ड की वजह से यहाँ से भी टुकड़ा हो जाता। इसीलिए याद रखिए, हमें कितनी क्लोनिंग साइट चाहिए? 1। अदरवाइज इसके फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे। देखो क्या लिखा है, इन ऑर्डर टू लिंक द एल एन डी एन ए द वैक्टर नीड टू बी हैव फ्यू, या तो बहुत कम हो या प्रीफर करते हैं सिंगल ले, सिंगल रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए। ठीक है। फॉर द कॉमनली यूज्ड आरई, यानी जो भी आरई होता है वो एक ही आरई काम करे एक जगह पे। प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रेस्ट्रिक्शन साइट, अगर एक से ज़्यादा आप रिकॉग्निशन साइट ले रहे हो, अगर एक से ज़्यादा आप रिकॉग्निशन साइट ले रहे हो, यानी एक से ज़्यादा अगर आप कैंची, एक ही कैंची एक से ज़्यादा बार यूज़ कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा? तो वेक्टर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, विच विल कॉम्प्लिकेट द जीन क्लोनिंग, जिससे जीन क्लोनिंग काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। द लाइगेशन ऑफ एल एन डी एन ए इज कैरिड आउट एट ए रेस्ट्रिक्शन साइट,
प्रेजेंट इन वन ऑफ द टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। बोलते हैं कि दोनों क्लोनिंग साइट्स में से आपको दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट थी, उसमें किसी एक पर ही आपको जोड़ना था। फॉर एग्जांपल, अगर आप फॉरेन डीएनए को बाम H1 साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिन से जोड़ रहे हो, चलो देखें, ये देखो कह रहा है मान लो आप यहाँ बाम H1 वाली कैची यूज कर रहे हो, मान लो बाम H1 वाली कैची यूज कर रहे हो, तो यहाँ जब आप ये वाली कैची यूज कर रहे हो तो ये टुकड़ा कट जाएगा। जब ये टुकड़ा कट जाएगा तो यहाँ आप अपना डिजायर डीएनए जोड़ लोगे, और जब डिजायर डीएनए यहाँ पे जुड़ जाएगा तो उसके अंदर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस लॉस हो जाएगा। लेकिन अभी भी हम इसको पहचान सकते हैं किसकी हेल्प से? एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस की हेल्प से। देखो क्या लिखा है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप फॉरेन डीएनए को लाइगेट मतलब जोड़ना, कहाँ जोड़ना चाहते हो? टेट्रासाइक्लिन जीन पर, तो आप किससे काटोगे? बाम H1 से। तो रेजिस्टेंस इन द वेक्टर PBR322 जो कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन था, वहीं पे आप जोड़ना चाहते हो। द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल लूज द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होगा, यानी जो आर रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, उसमें कौन सा रेजिस्टेंस गायब हो जाएगा? टेट्रासाइक्लिन। किसकी वजह से? फॉरेन डीएनए के इंसर्ट करने की वजह से। लेकिन अभी भी हम उसको नॉन रिकॉम्बिनेंट से पहचान सकते हैं। कैसे? अगर ट्रांसफॉर्मेंट्स होगा तो फिर टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पर ग्रो नहीं करेगा, मर जाएगा। लेकिन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स होगा तो ग्रो करेगा। तो देखो यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस किसकी तरह काम कर रहा है? टेट्रासाइक्लिन जो काम कर रहा है सेलेक्टेबल मार्कर की तरह काम कर रहा है। क्लियर? लिखा भी है, ट्रांसफॉर्मेंट्स होगा तो एम्पीसिलिन कंटेनिंग मीडियम में ग्रो करेगा। और अब अगर उसको हम क्या करेंगे? टेट्रासाइक्लिन मीडियम में डालेंगे, तो अगर रिकॉम्बिनेंट होगा तो एम्पीसिलिन मीडियम में ग्रो करेगा, बट नॉट इन द टेट्रासाइक्लिन मीडियम। अगर वो रिकॉम्बिनेंट होगा, देखो एक बार बताऊं मैं आपको, ये रिकॉम्बिनेंट है कि नॉन रिकॉम्बिनेंट? अगर रिकॉम्बिनेंट है तो देखो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस इसमें गायब हो जाएगा, तो ये टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, किस में ग्रो करेगा? एम्पीसिलिन मीडियम में ग्रो करेगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस अभी है। और अगर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स होता तो देखो क्या होता, यहाँ पे भी आपका डिजायर डीएनए नहीं जुड़ा, यहाँ भी डिजायर डीएनए नहीं जुड़ा, तो फिर क्या होगा? टेट्रासाइक्लिन में भी जिंदा रहेगा और एम्पीसिलिन में भी जिंदा रहेगा। कंफर्म? आइए पढ़ते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा हुआ है, अगर ट्रांसफॉर्मेंट्स होगा तो एम्पीसिलिन में ग्रो कर रहा है, और अब हम उसको कहाँ डाल देंगे? टेट्रासाइक्लिन में। अगर वो रिकॉम्बिनेंट वाला डीएनए था तो एम्पीसिलिन मीडियम में तो ग्रो कर रहा था, लेकिन टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं कर रहा था। लेकिन अगर नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा तो ये ग्रो करेगा दोनों ही मीडियम में, बोथ द एंटीबायोटिक मीडियम, मतलब टेट्रासाइक्लिन में भी और एम्पीसिलिन में भी। इन दिस केस वन एंटीबायोटिक जीन, एक एंटीबायोटिक जीन ने सेलेक्ट करने में मदद की ट्रांसफॉर्मेंट्स को, जबकि दूसरे वाले ने इंसर्जनल इनएक्टिवेशन को दर्शाया है। बताइए किसका इंसर्जनल इनएक्टिवेशन हो गया? बताइए, जब आपने डीएनए को इंट्रोड्यूस किया, डिजायर्ड डीएनए को इंट्रोड्यूस किया, तो किसका इनएक्टिवेशन हो गया? टेट्रासाइक्लिन ने। तो इस वाले रेजिस्टेंस ने क्या किया? आपको रिकॉम्बिनेंट होने की जानकारी दी कि डीएनए आपका सही जगह पे जुड़ गया, और एम्पीसिलिन में जिंदा रह रहा था। तो उससे हमको पता चल गया कि वो ट्रांसफॉर्मेंट्स कॉलोनी है कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। देखो एम्पीसिलिन में जिंदा रह रहा था, टेट्रासाइक्लिन में मर जा रहा था। इससे पता लग रहा था कि वो ट्रांसफॉर्मेंट्स कॉलोनी है कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। देखो यहाँ लिखा है, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, कौन से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ने? एम्पीसिलिन ने। क्या शो किया कि ये ट्रांसफॉर्मेंट्स कॉलोनी है कि नहीं? जबकि दूसरा जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन था, जो कि इनएक्टिवेटेड हो गया था, किसकी वजह से इनएक्टिवेट हुआ था? डीएनए की वजह से। नाम क्या था उसका? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। उसने हमें ये बताया कि ये रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी थी कि नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी थी। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू द इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक इज कम्बरसम वन प्रोसेस, यानी काफ़ी जटिल प्रोसेस है। मतलब ये देखो, ये काफ़ी जटिल प्रोसेस थी जो हम करके अभी आ रहे थे। पहले एम्पीसिलिन मीडियम में रखो, फिर टेट्रासाइक्लिन मीडियम में रखो, और फिर बहुत ज़्यादा उसमें वो था, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस थी। तो ये कम्बरसम प्रोसेस थी बिकॉज इट रिक्वायर्स द साइमल्टेनियस प्लेटिंग ऑफ टू प्लेट्स हैविंग द डिफरेंट एंटीबायोटिक। मतलब दो प्लेटें लेनी पड़ती थी, एक में टेट्रासाइक्लिन लेना पड़ता था, एक में एम्पीसिलिन लेना पड़ता था, फिर चेक करना पड़ता था कौन जिंदा है कौन मर गया फिर उससे। तो इसीलिए बहुत जटिल प्रोसेस थी, यानी कम्बरसम प्रोसेस थी। इसीलिए कुछ अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर हम लोग ने चुना।
अल्टरनेट सेलेक्टेबल मार्कर को चुना, जो कि ये प्रोड्यूस था, जो कि ये किस पर बेस्ड था, ये बेस्ड था एबिलिटी टू प्रोड्यूस द कलर इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। ठीक है, आइए देखें कैसे। देखिए, इसके लिए हम लोग ने क्या किया, एक नया वो तैयार किया, प्लाज्मिड PUC 18/19। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में तैयार किया गया था और इसको बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर तैयार किया। इसका नाम इसीलिए पड़ा PUC, U फॉर यूनिवर्सिटी, C फॉर कैलिफोर्निया। इसमें हम लोग ने एक जीन डाल दिया जिसका नाम था लैग जेड। लैग जेड जीन जो था, ये एक एंजाइम को कोड करता था, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक, तो अब क्या होगा, इसका फंडा क्या था, इसका फंडा ये था, मान लो हमारा DNA हमने यहाँ पे जोड़ दिया, हमने डिजायर DNA को ब्लू कलर से मान लिया, यहाँ जोड़ दिया, तो ये कैसा हो गया, रिकॉम्बिनेंट DNA हुआ कि नॉन रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट DNA। ठीक है, और एक और बना लेते हैं, लैक जेड जीन, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक, ये कैसा हो गया, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट DNA है। क्यों, क्योंकि इसमें हमारा DNA नहीं जुड़ा। तो ये रिकॉम्बिनेंट DNA है क्योंकि इसमें ब्लू कलर देखिए आ गया है, यानी ये हमारा डिजायर्ड DNA आ गया है। जिसमें डिजायर्ड DNA आ जाएगा उसे रिकॉम्बिनेंट DNA बोलेंगे, जिसमें डिजायर्ड DNA नहीं आएगा उसे नॉन रिकॉम्बिनेंट DNA बोलेंगे। अब देखो, जिसमें डिजायर्ड DNA आ गया है उसकी वजह से ये जो एंजाइम है ये क्या हो गया, इनएक्टिव, जीन इनएक्टिव हो जाएगा, जिससे एंजाइम नहीं बनेगा, इनएक्टिव, इनएक्टिव हो जाएगा। इस प्रक्रिया को बोलते हैं इंसर्जनल। इंसर्जनल मतलब इंसर्ट किया, क्या इंसर्ट किया, DNA। इंसर्जनल इनएक्टिवेशन, इंसर्जनल इनएक्टिवेशन मतलब जीन के इंसर्ट हो जाने से, हमारा डिजायर्ड DNA के इंसर्ट हो जाने से जो लैग जेड का जीन था वो इनएक्टिव हो गया। किसके इंसर्ट होने से, डिजायर्ड DNA के इंसर्ट होने से क्या इनएक्टिव हो गया, हमारा लैग जेड जीन जो है इनएक्टिव हो गया। अब क्या ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाएगा, नहीं बनाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस जैसे इसको किसी क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, कलर प्रोड्यूसिंग सबस्ट्रेट, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट यानी कलर प्रोड्यूसिंग सबस्ट्रेट, आपको पता है कि एंजाइम हमेशा सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाता है। तो सबस्ट्रेट ले लिया हमने, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट में लेते हैं एक्स गाल, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट का नाम एनसीईआरटी में नहीं दिया है, एक्स गाल लेते हैं, एक्स गाल। तो अगर हम लोग ने क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट लिया और इसके संपर्क में रखा, तो बताओ ये जो लैग जेड जीन था ये कैसा हो चुका है, इनएक्टिव। इस प्रक्रिया को क्या बोला है, इंसर्जनल इनएक्टिवेशन। क्या ये बीटा गैलेक्टो एंजाइम, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाएगा, नहीं बनाएगा। एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो आप बताओ क्या होगा, ये कॉलोनी का कलर ब्लू होगा, इस कॉलोनी का कलर, सॉरी, कलर चेंज नहीं होगा, इस कॉलोनी का कलर चेंज नहीं रहेगा, यानी कि वाइट रहेगा, क्योंकि क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम रिएक्शन नहीं कर रहा है, तो कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये तभी कलर प्रोड्यूस करेगा जब एंजाइम होगा। तो बताओ, आर रिकॉम्बिनेंट DNA किस तरह की कॉलोनी बनाएगा, वाइट कलर की कॉलोनी बनाएगा। याद रखिएगा, फिर से एक बार समझ लो, जब हमारा DNA यहाँ पर आ जाएगा यानी rDNA बन जाएगा, तब लैक जेड एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा। इस इनएक्टिवेशन की प्रक्रिया को इंसर्जनल इनएक्टिवेशन कहते हैं। इसमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम का एंजाइम नहीं बनेगा। तो क्या वो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा, नहीं। तो क्या कोई कलर देगा, नहीं देगा। तो ये कैसी कॉलोनी रहेगी, वाइट। जबकि यहाँ देखो, नॉन रिकॉम्बिनेंट DNA में लैक जेड सुरक्षित है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ब्लू कलर वाला DNA आया ही नहीं। अगर ब्लू कलर वाला DNA नहीं आया तभी तो इस कॉलोनी को क्या बोल रहे हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी। तो उसमें लैक जेड एक्टिव है, लैक जेड एक्टिव है, इसका इंसर्जनल इनएक्टिवेशन नहीं हुआ। लैक जेड एक्टिव है क्योंकि यहाँ इंसर्ट हुआ ही नहीं। क्या नहीं इंसर्ट हुआ, ब्लू कलर वाला DNA, इसीलिए ये एक्टिव है। एक्टिव है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बना रहा है।
तो बताओ सबस्ट्रेट के साथ, कौन से सबस्ट्रेट के साथ, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के साथ, सबस्ट्रेट के साथ मिल करके रिएक्शन दे करेगा कि नहीं करेगा, करेगा तो कॉलोनी का कलर भी चेंज होगा। कैसी कॉलोनी का कलर आ जाएगा, ब्लू कॉलोनी। तो याद रखना जो रिकॉम्बिनेंट है वो वाइट कॉलोनी के रूप में नजर आएगी, और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है वो ब्लू कॉलोनी के रूप में नजर आती है, इसीलिए इसको वाइट ब्लू स्क्रीनिंग भी कहते हैं, वाइट ब्लू स्क्रीनिंग। अब देखो हमको इसको एंटीबायोटिक में भी नहीं रखना पड़ा और साइमल्टेनियस प्लेटिंग भी नहीं करनी पड़ी। इस तरीके से हम लोग ने कलर के आधार पे ही पहचान लिया कि कौन सी कॉलोनी रिकॉम्बिनेंट है और कौन सी नॉन रिकॉम्बिनेंट। जो वाइट थी वो कैसी थी, रिकॉम्बिनेंट। जो ब्लू थी वो कैसी थी, नॉन रिकॉम्बिनेंट। देखो क्या लिखा हुआ है, इन दिस ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड, रिकॉम्बिनेंट in this a recombinant DNA is inserted with the coding sequence of beta galactosidase। मतलब बोला गया है अगर recombinant DNA इंसर्ट हो चुका है, recombinant DNA में DNA आ चुका है, तो फिर बीटा गैलेक्टोसाइडेज का जो जीन है वहां पे हमने कोडिंग करी थी वहीं पे DNA आएगा। दिस रिजल्ट्स द इनएक्टिवेशन ऑफ जीन, इससे जो जीन था, कौन सा जीन, लैक जेड जीन, इसमें नई नाम दिया है, वो इनएक्टिव हो जाएगा। और इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, इस प्रक्रिया को बोलेंगे इंसर्जनल इनएक्टिवेशन। द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, तब क्या होगा, जो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट अगर ब्लू कलर की कॉलोनी दे रहा है, इसका मतलब कि प्लाज्मिड के अंदर कोई भी इंसर्ट नहीं हुआ, प्लाज्मिड के अंदर कोई भी इंसर्ट नहीं हुआ। ये देखो प्लाज्मिड के अंदर कोई भी चीज़ इंसर्ट नहीं हुआ, तभी तो ये लैक जेड जीन एक्टिव है, तभी तो ये एंजाइम बना रहा है, तभी तो ये सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करके ब्लू कलर दे रहा है। तो देखो क्या लिखा है, लिखा है ना, द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव्स ब्लू कलर इफ द प्लाज्मिड इन द बैक्टीरिया डू नॉट हैव एनी इंसर्ट। यानी देखो इसमें कोई भी डीएनए इंसर्ट नहीं हुआ, तब तो ये ब्लू कलर देगा। और यहाँ देखो प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट, यदि इंसर्ट हो गया होता, तो देखो यदि इंसर्ट हो गया होता, तो ये देखो यहाँ इंसर्ट हो गया, यानी इंसर्जनल इनएक्टिवेशन हो गया, तो लैक जेड नहीं बनेगा, लैक जेड इनएक्टिव हो जाएगा, लैक जेड इनएक्टिव हो गया, एंजाइम नहीं बनाएगा, तो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट कैसा कलर देगा, वाइट। देखो लिखा है प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट रिजल्ट इनटू द इंसर्जनल इनएक्टिवेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का इनएक्टिवेशन हो जाएगा, जिससे क्या होगा, ये कॉलोनी कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं करेगी। यार कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं करेगी तो कैसा कलर होगा, वाइट। एंड दिस आइडेंटिफाइड एज रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी, इस कॉलोनी को बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी। ठीक है, अब देखो वेक्टर फॉर प्लांट एंड एनिमल, यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट वी हैव लर्न द लेसन ऑफ ट्रांसफरिंग जीन इनटू द प्लांट एंड एनिमल फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड वायरस। मतलब बोल रहे हैं आप आश्चर्यचकित हो जाओगे कि हमने जो जीन को ट्रांसफ़र करने का जो गुण सीखा है कि एक जगह से दूसरी जगह में, वो हमें सिखाया है किसने, बैक्टीरिया ने और वायरस ने। प्लांट में हमें सिखाया है बैक्टीरिया ने, और एनिमल में जीन कैसे ले जाना है ये हमने सीखा है वायरस से। ठीक है, कौन सा वायरस आपको बता दें, कुछ देर पहले हमने बोला था रेट्रो वायरस। और बैक्टीरिया कौन सा, आगे बताएंगे, एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम से सीखा है हम लोगों ने। ये कैंसर फैलाता है एनिमल्स में और ये ट्यूमर फैलाता है। देखो लिखा है विच हैव नोन फॉर दिस एज हाउ टू डिलीवर जीन टू ट्रांसफॉर्म द यूकैरियोटिक सेल एंड फोर्स देम टू द बैक्टीरिया एंड वायरस बॉन्ड्स। मतलब बोला गया अब हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, करना चाहते हैं कि किस प्रकार हम ये जीन को ट्रांसफ़र करते हैं यूकैरियोटिक सेल में, कौन, बैक्टीरिया और वायरस। फॉर एग्जांपल एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन जो कि एक बैक्टीरिया है, ये पैथोजेनिक होता है, यानी ट्यूमर कॉज करता है। किसको ट्यूमर कॉज करता है, कुछ डाइकॉट प्लांट्स जैसे टोबैको वगैरह को ट्यूमर कॉज करता है। इज एबल टू डिलीवर द पीस ऑफ डीएनए, ये डीएनए को ट्रांसफर कर देता है, जिसका नाम है टी डीएनए। इसके पास कौन सा ट्यूमर डीएनए होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन के पास टी डीएनए होता है। क्यों, क्योंकि ट्यूमर कॉज करता है, इसलिए टी डीएनए बोला जाता है। ये ट्रांसफर कर देता है नॉर्मल प्लांट में, और क्या कॉज कर देता है, ट्यूमर। बोल रहा है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस जो कि कुछ सेवरल डाइकॉट प्लांट में ट्यूमर कॉज करता है, वो अपना टी डीएनए नॉर्मल प्लांट सेल में डाल देता है और डायरेक्ट द ट्यूमर सेल, और ट्यूमर सेल को डायरेक्शन देता है। ठीक है, क्या कि कुछ केमिकल प्रोड्यूस करो जिससे पैथोजेनिक हो जाए, यानी ट्यूमर हो जाए। इसी तरह रेट्रोवायरस एनिमल्स में, रेट्रोवायरस के पास एनिमल्स में क्या एबिलिटी है कि वो नॉर्मल सेल को बदल देता है कैंसरस सेल में, यानी कैंसर कॉज कर देता है। एग्रोबैक्टीरियम के पास क्वालिटी है ट्यूमर कॉज करने की, और इसके पास क्वालिटी है क्या, कैंसर कॉज करने की। हम लोग ने क्या सोचा
हम लोग ने सोचा क्यों ना इन डिलीवरिंग जीन, जो भी जीन हम अंदर डालना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, देखो जैसे ये डीएनए है एग्रोबैक्टीरियम का, ये पैथोजेनिक पार्ट है और ये नॉन पैथोजेनिक पार्ट है। तो हमने पैथोजेनिक पार्ट को काट के हटा दिया और वहाँ मन चाहा डीएनए जोड़ दिया। कौन सा डीएनए जोड़ दिया? डिजायर डीएनए। डिजायर डीएनए जोड़ दिया। अब ये हार्मफुल नहीं रहेगा। अब ये क्या करेगा, यहाँ हमारा डीएनए जुड़ गया। अब जिस प्रकार ये ट्यूमर फैलाता था, वैसे ही हमारे डिजायर डीएनए को ये नॉर्मल सेल के अंदर पहुंचा देगा, नॉर्मल प्लांट सेल के अंदर पहुंचा देगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ने इसको नॉन पैथोजेनिक कर दिया और अपना डीएनए भी डिलीवर करना सीख लिया। सेम इसी प्रकार मान लो कि ये है रेट्रोवायरस का डीएनए। अब रेट्रोवायरस का ये पार्ट है नॉन पैथोजेनिक और ये पार्ट है पैथोजेनिक। हमने उसको काट दिया, काट के हटा दिया और यहीं पे डिजायर डीएनए जोड़ दिया। अब जिस प्रकार वो प्लांट में पहुंचा रहा था एग्रोबैक्टीरियम, ये पहुंचा देगा रेट्रोवायरस एनिमल में। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ने इससे सारा क्वालिटी सीख लिया। देखो क्या लिखा हुआ है, a better understanding the art of delivering gene by pathogens in the eukaryotic host is generated knowledge to transform these tools of pathogen into the vector for delivering gene of interest to human being। मतलब ह्यूमन बीइंग ने क्या किया, ह्यूमन बीइंग के अंदर कोई जीन डालना हो तो हमने इसके लिए क्या किया, इनकी पूरी स्टडी कर ली। द ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन हैज़ बीन मॉडिफाइड। देखो इसका जो टी आई वाला पार्ट था, जो ट्यूमर कॉज करता था, टी आई ट्यूमर इंड्यूसिंग पार्ट, ये हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको हटा दिया, इसको क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज़ कर लिया, मॉडिफाई कर दिया। देखो लिखा है हैज़ बीन मॉडिफाइड, मॉडिफाई कर लिया। अब ये पैथोजेनिक नहीं रहा, लेकिन अभी भी ये डिलीवर कर सकता है जीन। ये जीन को डिलीवर करने की मैकेनिज्म इसके पास है। ठीक है, और ये डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्लांट में डिलीवर कर सकता है। क्यों डिलीवर कर सकता है? क्योंकि इसके पास ओरी है और इसके पास ये नॉन पैथोजेनिक पार्ट को, पैथोजेनिक पार्ट जिसका नाम था टी आई प्लाज्मिड, उसको काट के हटा दिया। ठीक है, इसकी जगह मनचाहा डीएनए जोड़ दिया, पैथोजेनिक भी नहीं रहा और ओरी होने के कारण ये मल्टीप्लाई भी करेगा और हमारा डीएनए होस्ट में ले भी जाएगा। कौन से होस्ट में ले जाएगा? एग्रोबैक्टीरियम इज आइडियल फॉर द प्लांट की एनिमल प्लांट। सिमिलरली रेट्रोवायरस, इसी तरह रेट्रोवायरस को हम लोग ने डिसआर्म्ड कर दिया। डिसआर्म्ड का मतलब होता है हार्मलेस, हार्मलेस यानी उसका पैथोजेनिक पार्ट काट के हटा दिया है। एंड नाउ यूज टू डिलीवर द डिजायर्ड जीएनए, डिजायरेबल जीन। डिजायरेबल जीन को कहाँ ले जाएगा? एनिमल सेल में। बताओ, रेट्रोवायरस एनिमल सेल में ट्रांसफर करता है डिजायर्ड जीन को, उसी प्रकार एग्रोबैक्टीरियम प्लांट सेल में डिजायर्ड जीन को ले जाता है। सो वंस ए जीन ऑफ डीएनए हैज बीन लाइगेटेड टू द सुटेबल वेक्टर, यदि किसी भी वेक्टर में डाल दिया गया तो वो ट्रांसफर कर देगा कहाँ पे? या तो बैक्टीरिया में, या तो प्लांट में, या तो एनिमल में, जहाँ पर आप मल्टीप्लाई कराना चाहते हो वहाँ पर। देखो ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियन है, इसके पास है टी आई प्लाज्मिड और ये है रेस्ट्रिक्शन साइट। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, द जीन इज इंसर्टेड इनटू द प्लाज्मिड। हम लोग ने यहाँ इस पार्ट को काट के हटा दिया। टी आई प्लाज्मिड का ये पार्ट पैथोजेनिक था, तो हमने क्या किया, इस पार्ट को हटा दिया काट के। यहाँ पे अपना देखो मनचाहा जीन जोड़ लिया। ये देखो रेड कलर का जीन जो है डिजायरेबल ट्रेट का है, डिजायरेबल ट्रेट वाला जीन इस वाली प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया। ठीक है, अब ये हार्मफुल, ये कैसा हो गया? पहले कैसा था? हार्मफुल। अब कैसा हो गया? हार्मलेस। ये देखो डिजायर्ड डीएनए भी जुड़ गया और ये प्लाज्मिड भी वही यूज कर रहे हैं, टीआई प्लाज्मिड। अब ये रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड बन गया। अब इसको प्लांट सेल में इंसर्ट करा दिया। इसके अंदर कैसा डीएनए आ गया? डीएनए कैरी द न्यू जीन, न्यू जीन आ गया। तो इस प्लांट में कुछ न्यू ट्रेट आ जाएंगे, इस प्लांट में कुछ न्यू ट्रेट आ जाएंगे। जो ट्रेट का जीन हम लोग ने डाला होगा वही ट्रेट यहाँ प्रोड्यूस हो जाएंगे। और क्या कॉज करता है एग्रोबैक्टीरियम? क्या कॉज करता था? क्राउन गॉल ट्यूमर, क्राउन गॉल ट्यूमर कॉज करता था। द ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन हैव बीन डिलीटेड। जो ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन था यानी टीआई जीन का जो पैथोजेनिक पार्ट था वो हमने डिलीट कर दिया फ्रॉम द टीआई प्लाज्मिड फॉर द यूज ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए वेक्टर। चूंकि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए वेक्टर की तरह काम कर रहा है, इसीलिए हम लोग ने उसका ट्यूमर वाला पार्ट डिलीट कर दिया। अब वो नॉन पैथोजेनिक है, लेकिन अब हमारे ये डिजायर्ड डीएनए को किसी प्लांट सेल तक पहुंचा देगा। और इसी प्रकार एनिमल सेल में पहुंचाने के लिए बच्चों क्या होता है? रेट्रोवायरस। ठीक है, तो बच्चों आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर बहुत सही समझ में आ गया होगा। बार बार वीडियो को रिवाइंड करके देखते रहिए, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछते रहिए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे हमारे चैनल को तो आपको डेली नोटिफिकेशन मिलेगा, नए नए वीडियो डेली मिलेंगे, क्विज़ वगैरह डेली मिलती जाएगी। और पीडीएफ के लिए और वीडियो को डाउनलोड करने के लिए हमारे वेबसाइट पे विजिट करिए www.careerinfinityclasses.com।
थैंक यू सो मच। तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर बच्चों।